मेरी जो इंडिया की जॉब्स थी ना, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एज ए लेबर की तरह ट्रीट किया जाता था, कोई वे ऑफ रिस्पेक्ट अच्छा नहीं था। वहाँ पे अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हो तो इतना कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन हाई है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 144 करोड़ है। यूके की पॉपुलेशन कितनी है? 7 करोड़ है। कितना बिग डिफरेंस है भाई। तो उसमें रोहित भाई सबसे पहले आपने कंट्री यूके ही सोची थी? कनाडा बेड़चाल थी, सही बताऊं तो हर किसी का ड्रीम होता है कनाडा, बट आज के टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको यूके जाना चाहिए। कनाडा बहुत ज्यादा रश हो चुका है, लैक ऑफ जॉब्स वहाँ पे है ही नहीं। मैंने देखा लोग टेंटों में सोते हैं। आप इंडिया से गए हो ना तो आपके अंदर भरपूर गर्मी होती है। मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा जो भी मेरे को जो भी मिलता है ना, मैं कर दूंगा, वो काम सारे मैं कर दूंगा। मेरे को जो स्टार्टिंग में उन्होंने जॉब दी थी कंस्ट्रक्शन की थी। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे तो अपने ईंट पत्थर के घर होते हैं, वहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं जिनको तोड़ना बड़ा आसान होता है। महीना के आप कितने अर्न कर लिया करते इस जॉब पे? 1 लाख प्लस बचाता था। तो 4 महीने की जॉब के बाद आपने नेक्स्ट जॉब मिली हुआ थी वेयर हाउस। तो आप उड़ते कितना अर्न कर पा रहे थे? पापा नु कैसे कहा कि भाई के जो स्टूडेंट वीजा हो वो खाली एक मीडियम हो, जरिया, वो सिर्फ एक जरिया है यहाँ से भागने का, अपना ड्रीम पूरे करने का। उड़ा आप कितना अर्न कर रहे थे? 14-15 हजार पर डे। 14-15 हजार रुपए पर डे। आप जो करंट आपकी डेजिग्नेशन है वो के है? मेरा अगर मंथली में आपको बताऊं तो ये होगा अप्रोक्स अराउंड 3 lakhs। और उस पीआर खातर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के भाई आपने की? अगर आप एक बार सेटल हो जाते हो ना तो आपकी आने वाली पुश्तें, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। एक सटीक पाथ के है कि यार ये रास्ता है, इसने आप फॉलो करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे। राम राम रोहित भाई। राम राम भूपेंद्र भाई। क्या हाल आपके? बहुत बढ़िया। तो इंग्लैंड तो आपकी वापसी हुई है अभी 2 दिन पहले? मैं 2 दिन पहले आया था। जो ऑडियंस अपन दिखने लग रही है ना उनके खातर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे इसको तो भाई मेरा नाम है रोहित कंबोज और इंस्टाग्राम पे लोग मेरे को रोहित कंबोज ट्रैकर के नाम से जानते हैं क्योंकि मेरी अलग आइडेंटिटी है वहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से 2-2.5 साल पहले छोड़ के इंडिया से यूके मूव हुआ था बिकॉज ऑफ बेटर लाइफ, जो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मैं इस एनवायरनमेंट से छोड़ के वहां जाऊंगा तो मेरे को कुछ बेटर हासिल होगा। और अपॉर्चुनिटीज तो है हाई है ही ज्यादा अगर आप एक सही ट्रैक पे पकड़ जाते हो। तो दिस वाज द ओनली वन रीजन कि मेरे को जहाँ पे रिस्पेक्ट ज्यादा मिले, पैसा ज्यादा हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, तो मैं वो भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता था। दिस वाज द ओनली वन रीजन कि मैं यहाँ से मूव करूँ और मेरे को कुछ अच्छा हासिल हो। तो भगवान की दया कह लो, खुद का हार्डवर्क कह लो, तो आज 2-2.5 साल बाद मैं अच्छे ट्रैक पे हूँ। अच्छा इनकम सोर्स है, अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है और अच्छा ग्रो भी करने लग रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो 2016 में आपने इंडिया से ग्रेजुएशन हुई थी MDU से, होटल मैनेजमेंट मैंने की थी, 3 साल की डिग्री। उसके बाद रोहित भाई आपने जॉब खातिर ट्राई करी होगी? मैंने जॉब करी थी, होटल है दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद में मैंने जॉब करी रोहतक में भी, चंडीगढ़ में भी जॉब करी, बीच में कुछ टाइम खाली भी रहा। फिर मैंने 20 में लगाई थी कनाडा की फाइल, क्योंकि हर किसी का ड्रीम होता है कि कनाडा पहले जाना, जो भेड़चाल होती है जो मैंने देखा। पर आपका जॉब के जो एक्सपीरियंस थे, आपने इंडिया में जो आप जॉब करने लग रहे थे, वो आपने कई जॉब स्विच भी करी है, तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता सको तो, जो जॉब आपने इंडिया में। मेरी जो इंडिया की जॉब्स थी ना, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एज ए लेबर की तरह ट्रीट किया जाता था, कोई वे ऑफ रिस्पेक्ट अच्छा नहीं था। आप आए हो, ठीक है, आपने जॉब फिनिश की, चले गए, उसके बाद में एंड ऑफ द मंथ आपको 15-20 हज़ार मिलते थे। उसमें से आपका फ्यूल एक्सपेंस काफी ज्यादा हो गया, फैमिली आपका खुद के पर्सनल हो गए। आपकी लास्ट जो जॉब थे इंडिया में, उसमें आप सैलरी बता सको कितनी थी? 22,000। ज्यादा मेहनत कर लो तो 30,000 चली जाती थी। 30,000 रुपये आप कर, मतलब टोटल ऊपर नीचे एक्स्ट्रा काम करके 30,000 रुपये कमाने लग रहे थे। तो आपने क्या लगा 30,000 रुपये आपके एक्सपेंसेस, घर खर्च और जो भी चीज़ें उसके खातर इनफ ना थे? बिल्कुल भी नहीं। अब बेसिक जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं यहाँ पे, वो भी 10,000 में गुजारा चलाते हैं। पर वही है ना कि वो इंसान एक कुर्ता पजामा फिर 6 महीने तक पहनता है। पर आज के जो यूथ है वो टोटली चेंज होने लग रहा है। तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी हाई हो गई हैं। आपको फ़ोन चाहिए, आईफोन, ठीक है, तो वो एक 30,000 रुपये की सैलरी में आप एक अच्छा बड़ा फ़ोन नहीं ले सकते हो। एक्सपेंसिव ज़्यादा थे, फैमिली की नीड्स भी थी, खुद के भी सेविंग्स करनी थी। तो मैं एक 30,000 रुपये की सैलरी में मैं एक 15 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे रह के। मेरे को उसके लिए शायद मेरे को बिल्कुल ही मेरे हाथ टाइट करने पड़ते, जो मैं नहीं कर सकता। इंडिया के बारे में सोचा कि इंडिया में कुकर ग्रो कर सकूँ। इंडिया में रह के मैं हरियाणा में अगर मेरे को ग्रो करना था तो मेरे को गुड़गांव जाना पड़ता, जहाँ पे एक बड़ी प्रॉपर्टीज है, 5 स्टार होटल्स है, या मेरे को दिल्ली मूव करना पड़ता। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं फैमिली को छोड़ के अगर मैं जाना चाहता हूँ तो इससे अच्छा मैं अब्रॉड जाऊँगा। मैं वहाँ क्यों स्टे करूँगा? अगर मेरे को रेंट ही पे करना है तो मैं अब्रॉड पे करूँगा रेंट में ना, यहाँ थोड़ी करूँगा ना। मैं वहाँ चला जाता तो मेरे को 30,000 40,000 हो जाते। यहाँ पे जो है आपका जो प्रमोशंस होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है अब्रॉड में कि हाई है। वहाँ पे अगर आप एक जॉब के लिए जा रहे हो तो इतना कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन हाई है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 144 करोड़ है। यूके की पॉपुलेशन कितनी है? 7 करोड़ है।
तो कितना बिग डिफरेंस है भाई। और वहाँ पे जो मैंने देखे अपने इंडियंस ही हैं जो बड़ी जॉब्स की तरफ भागते हैं, जो वहाँ के ब्रिटिश कंपनीज हैं, ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ हैं जो ज़्यादा, वो काम करके खुश नहीं है। तो उसमें रोहित भाई सबसे पहले आपने कंट्री यूके ही सोची थी? कनाडा बेड़चाल थी, सही बताऊँ तो हर किसी का ड्रीम होता है कनाडा, बट आज के टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको यूके जाना चाहिए। कनाडा बहुत ज़्यादा रश हो चुका है, लैक ऑफ जॉब्स वहाँ पे है ही नहीं। मैंने देखा लोग टेंटों में सोते हैं, उसके बाद में लोग अपने बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हैं इस टाइम पे स्टूडेंट्स की। पर उस टाइम पे लकीली मैं नहीं गया, खैर वो मेरी किस्मत थी। 1.5-2 साल बाद मेरा रिजेक्शन आया एंड आई वॉज रियली सैड कि यार ये क्या हो गया, बट किस्मत में कुछ और लिखा था, वो मेरा यूनाइटेड किंगडम था। तो फिर मैंने दोबारा, मेरी आइल्स एक्सपायर हो गई थी 2 साल बाद, मैंने पैसे नहीं दिए थे फैमिली में, नहीं तो मेरे पास मैकबुक थी, मैंने मैकबुक बेच दी थी, मैंने मेरा बाइक भी बेच दी थी, पल्सर 150 थी मेरे पास में। पैसे वैसे इकट्ठे गए, मैं पटियाला चला गया था ऐसे छोड़ छाड़ के। फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी छोटा भाई जानते थे, पापा नहीं जानते थे मैं कहाँ था। उनके हिसाब से मैं कोई स्टडी कर रहा था। वहाँ आइल्स की अच्छा बैंड आ गया, 6.5-7 इनफ थे मेरे लिए, बल्कि यूके में तो 5.5 में भी फाइल लग जाती है। लेके मैं वापस आया, फिर पापा को फिर से थोड़ा सा पुश किया, क्योंकि यार मेरी वहाँ से 2 साल बाद मेरी फ़ीस वापस आई थी 10.5 लाख रुपये। फिर वो फीस लेके फिर से मैंने पापा को पुश किया कि पापा यूके मेरे को जाना है। और पापा थोड़े से मेंटलिटी आपको पता है कि यार तुम 2 साल वहाँ ख़राब करती है, यहाँ भी तो लोग कामयाब होते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं सेटअप करता है। तो पापा को कन्विंस करना ऐसा था कि दीवार में सिर मारने जैसा, क्योंकि आपको पता है गाँव के लोग कैसे होते हैं। पापा ने मेहनत बहुत करी है, तो एक टाइम पे आके वो समझ गए कि यहाँ पे बच्चों की लाइफ नहीं है। क्योंकि मेरे साथ के मैंने देखे हैं कि जो भी, मेरा सिर्फ 1 या 2 दोस्त हैं जो आज अच्छे लेवल पे हैं, बाकी सारे खेती करते हैं। खेती करके फिर उनके आगे की जनरेशन माइट भी कामयाब होगी, नहीं होगी, तो यहाँ पे मेरे को वो एक राइट पाथ नहीं दिखा। देन मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि जाना है, चाहे मैं कुछ भी करूं पर जाना है। फिर मैंने पापा को कन्विंस किया, बट मेरा जो यूके का प्रोसेस था, लकीली मेरा 2 मंथ्स में कन्विंस होके वो फिनिश हो गया था, वीज़ा मेरे हाथ में आ गया था। फिर मैं यूके मूव कर गया था, बट वो डिसीजन बड़ा अच्छा था। इनिशियली जब आप यूके मूव करते हो ना, तो देन यू हैव टू बी कि आपको जो काम मिल जाए वो आप कर लेते हो, बट वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की। अपन सोच के जाया करा बाहर के ईजी है उड़ा काम मिलना, तो ऐसा थॉट था आपका भी शुरू में जब गए? मेरा थॉट ऐसा था, बट मेरे 1-2 दोस्त थे, उनके थोड़े लिंक्स थे, तो उनके अप्रोच से मेरे को काम सेकेंड डे मेरे को जाते काम मिल गया था। तो मैं सर्वाइव कर गया था। मैं घर से 1000 पाउंड लेके गया था, इंडिया के लाख रुपए कह लो उस टाइम पे, तो पाउंड का प्राइस भी थोड़ा कम था। तो मेरे को कभी आज तक फैमिली से एक पैसा भी मंगवाने की मेरे को नीड नहीं पड़ी है कभी। तो आप वहाँ जब यूके में आप लैंड करे तो आपके नोन थे उड़े कुछ फ्रेंड्स? नोन थे, बट मेरे को एयरपोर्ट से कोई लेने नहीं आया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। वहाँ पे जाने के बाद लोगों की मेंटलिटी हो जाती है कि मैं एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के 100 पाउंड में इस बंदे को लेने नहीं जाऊँगा, ये खुद आके आ जाएगा। बहुत कम होते हैं जो खास होते हैं कि भाई मैं इसको लेके आऊँगा, दैट इज़ द डिफरेंट हो जाता है उनका की वे ऑफ थिंकिंग। बट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये खुद आ जाएगा, जब यहाँ तक आ गया तो आगे क्यों नहीं जा सकता। तो लकीली एक लड़का मिल गया था मेरे को फ्लाइट के अंदर, उसके पास में सिम थी यूके की। जब आप एम्बेसी जाते हो ना, बायोमेट्रिक्स होते हैं, तो तब आपको सिम दे देते हैं, लोकल सिम होती है वो, उस पर कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। तो उसने सिम डाली, हमने उबर बुक की, उबर बुक करके वो सेम लोकेशन पे जा रहा था जहाँ मैं जा रहा था। हमने हाफ अपना जो था डिवाइड कर लिया, टैक्सी का जो भी उसका किराया था, देन मैं पहुँच गया था वहाँ पे। पर हाँ ये थी कि वहाँ पहुँचने के बाद भाई ने खाना वाना पूछ लिया था, 1 महीना अपने पास में रखा था। देन आई डिसाइडेड टू मूव कि मेरे को अब किसी और जगह जाना चाहिए, मेरे को अब खुद की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसके बाद से वो टचअप वगैरह सब खत्म हो जाता है, फिर आप अपनी खुद की लाइफ स्टार्ट कर देते हो। मतलब फॉरेन कंट्री में अगर आप जाओ हाँ, और अगर अपना कोई नोन है तो वो अपने खातर एक अच्छी एडवांटेज है ट्रैवल करने में, जॉब फाइंड आउट, वो आपको गाइड कर सकता है, इससे अलावा जॉब में हेल्प कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं कहेगा वो कुछ भी कि आपके मुंह में रोटीन डालेगा। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनिशियली, मेंटली, फिजिकली, कि मैं वहाँ जाके जो भी मेरे हालात होंगे मेरे को ना, आई नीड टू बी सर्वाइव फ्रॉम देम। समटाइम तो मेरे पास में 3 महीने तक काम भी नहीं था। क्रिसमस का जब टाइम होता है ना इंग्लैंड के अंदर या फिर किसी भी अब्रॉड कंट्रीज कह लो, 25 दिसंबर तक पीक होता है, उसके बाद स्लो हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाता है अगर स्नो हो जाए तो। फिर मैंने लकीली ये था कि मेरी फैमिली को पैसों की नीड नहीं, तो मैंने अपना सारा सेविंग्स करके रखी थी। मेरा हाथ बहुत टाइट था उस टाइम पे, मैंने 3 महीने तक शॉपिंग तक नहीं करी थी। बट देन आई डिसाइडेड कि मैं उस सेविंग्स को अपना सेव करूँ। गुरुद्वारा घर के पास था, खाना मैं वहाँ से खा लेता था, सेवा कर देता था, लोगों की हेल्प कर देता था, नॉलेज प्रोवाइड कर देता था। तो वहाँ से लिंक मेरे बिल्डअप होने शुरू हो गए, यूनिवर्सिटी में दोस्त बने स्टार्ट हो गए थे, तो लाइफ एक ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो गई थी। बट वो जो मेरी सेविंग्स थी मेरे को उन 3 महीनों में काम दिया। और उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मेरे ना, मैं आई यूज टू जिम हो गया था, बट मेरे यहाँ पे चेस्ट में एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई थी।
तो मैं चाह के भी काम नहीं कर सकता था। देन आई नीड टू 1 month रेस्ट था मेरा, फिर मैं उसी से निकला एंड देन आई वाज प्रॉपर माइंड सेट था कि मेरा कुछ भी हो जाए कंट्री छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो जब आपने बताओ कि दूसरे दिन आपने जॉब मिल गई थी, तो वो आपने बताओ वह दूसरे दिन जॉब आपने कैसे मिली और वह क्या जॉब थी? मेरा जो दोस्त था वहाँ पे उस कंट्री के अंदर, तो मैंने कहा मैं काम करूंगा। मैं जाते ही मैंने कहा मैं आज से काम करना स्टार्ट कर दूंगा, सॉरी भाई। तो उनको ये होता है कि यार तू अभी लैंड भी ना करा, क्योंकि हर किसी का होता है। अब जो आप इंडिया से गए हो ना, तो आपके अंदर भरपूर गर्मी होती है। मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा जो भी मेरे को जो भी मिलता है ना, मैं कर दूंगा, वो काम सारे मैं कर दूंगा। मेरे अंदर भी सेम एनर्जी थी, बट 1 साल बाद वो एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि आपके जीन्स चेंज हो जाते हैं। आप यूज तो उस इन्वायरमेंट के हो जाते हो जो इन्वायरमेंट आपने कभी लाइफ में नहीं देखा। फिर आप थोड़ा लो फील करने लग जाओगे कि नहीं यार कुछ अच्छा चाहिए। मेरे को जो स्टार्टिंग में उन्होंने जॉब दी थी कंस्ट्रक्शन की थी। कंस्ट्रक्शन मैंने फ़ोन किया बंदे को कि भाई काम जानते हो? मैंने कहा हाँ जी भाई साहब मैं काम जानता हूँ। कंस्ट्रक्शन में एग्जैक्टली क्या था रोहित भाई? कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे तो अपने ईंट पत्थर के घर होते हैं, वहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं जिनको तोड़ना बड़ा आसान होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि लोग घर तोड़ के दोबारा बनाते हैं। वहाँ पे रिफर्बिश करने पे विश्वास करते हैं ज़्यादा, रिफर्बिश में कम पैसा आता है। अब लकड़ी के घर होते हैं जिसमें ईंट की दीवार होती है, ब्रिक्स होती है, फिर ब्लॉक्स होते हैं, फिर उसके अंदर इंसुलेशन डलती है जो घर को मजबूत रखती है, फिर ब्लॉक्स होते हैं वुडन के। तो जब आप रिफर्बिश करते हो ना, तो जो वुडन के ब्लॉक्स होते हैं आपके, वो निकाल के उसके अंदर इंसुलेशन निकाल के उसको दोबारा डालना पड़ता है, ताकि वो घर की जो आप वार्म रहता है आपका घर वो रहे। तो मेरे को उस बंदे ने कहा था कि कर देगा। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब कर दूंगा। कहता पहले किया तूने? मैंने कहा हाँ जी, मेरे को 4 महीने हो गए काम करते। मैंने एक बार बता देना, मैंने डिफरेंट काम करे, मैंने पेंट किया, ये किया, वो किया। उसने बताया, मैंने कहा जी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना था। ब्लॉक्स तोड़ने थे, वो लकड़ी के थे, जो वुडन कार्डबोर्ड्स थे वो तोड़ने थे। मशीन उसने दे दी थी, सेफ्टी इक्विपमेंट उसने दे दिए थे। फिर जो रूफिंग होती है वो भी अपनी सारी वुडन की होती है। कहते ये भी तोड़ना। फिर वो मैं तोड़ता रहा 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। फिर मेरी उस बंदे के साथ बिगड़ गई थी, क्योंकि वो मेरा थोड़ा बहुत ये हो गया था कि उसने मेरे को पैसे कम देने स्टार्ट कर दिए थे। रीज़न मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब एकदम से स्टूडेंट हाई हो जाते हैं ना, तो जो मेरा और उसका जो मेरी पहली पेमेंट थी वो 70 पाउंड दिया था उसने। इंडिया के 7,000 रुपये दिए थे मेरे को 8-9 घंटे के। इनफ था मेरे लिए। कोई अब वो आपने डेली पे कर दिया करता? डेली पे करता था शाम को। फिर वो चेंज हो गया उस बंदे का माइंडसेट थोड़ा ना। कहता मेरे को 60 पाउंड में बंदा मिलता, मैं उससे काम करवाऊंगा, तेरे से क्यों कराऊंगा? मैंने कहा भाई साहब मैं 60 पाउंड में नहीं कर सकता हूँ, जो नॉर्मल एवरेज सब के हैं, तो आप मेरे को उसमें क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि ऑप्शन जब ज़्यादा हो जाए ना, तो वो आपको थ्रो कर देते, लिंक्स बनते गए। तो फिर एक मेरे को दूसरा बिल्डर मिल गया था, वो था रूफर था वो बंदा। इंग्लैंड के अंदर क्या होते हैं ना कि जो घर होते हैं ना, वो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होते हैं, ऊपर रूफ होते हैं ऐसे ट्रायंगल शेप में। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि रूफ हटवा के ऊपर एक अपार्टमेंट बना देंगे, ऐसे एक वॉल बना के उसमें अपार्टमेंट, वॉशिंग, अपना वॉशरूम, सब कुछ बना के उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। तो वो रूफर था बंदा। और अगर आप एक रूफ का प्रॉपर काम करवाते हो ना, अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी बिल्डर को, तो वो आपसे 35 से 40,000 पाउंड की डिमांड करता है। 35 लाख रुपए 2.5 महीने का काम होता है वो। तो वो ठेके लिया करता था रूफर के। अच्छा। तो हमें ले जाता था, मैं था, एक मेरा रूममेट हो गया था, उसको भी मैंने साथ में डालते। 2-3 बंदे और हुआ करते। कहता तोड़ देगा? मैंने हाँ जी भाई साहब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब कर देंगे, आप बताओ। टाइल्स हटाते थे, रूफिंग हटाते थे, इंसुलेशन हटाते थे। वो उस बंदे ने बड़ा साथ दिया। वो वहाँ पे ना सारा रूफिंग का काम सीख गया था मैं। पर मेरे को ये नहीं था कि मेरे को ये कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है आगे तक ना। मैं वो शरीर को तोड़ देती थी एक टाइम के बाद में। आप 8 घंटे करके आए हो ना, आपको रेस्ट चाहिए, प्रॉपर स्लीप चाहिए। तो उसमें मेरी ग्रोथ नहीं थी। वो ज़िंदगी भर आप रूफर ही करते रहोगे ना। और वो कोई भी बंदा हो ना कंस्ट्रक्शन का, वो आपको वो चीज़ नहीं सिखाएगा जो आपको सीखनी है। अब अगर वो नहीं सिखा रहा तो उसके पास मैं काम थोड़ी करूंगा। मैं जिंदगी भर लेबर का काम थोड़ी करूंगा। कितने दिन करे आपने रूफिंग आड़ा? 4 महीने किया था मैं। महीना के आप कितने अर्न कर लिया करते उस जॉब पे? 6 दिन काम करता था, 420 पाउंड हो गए, तो महीने के 1680 पाउंड हो गए। मेरा रेंट होता था 250 पाउंड, और मेरा फूड का लगा लो 200 पाउंड, तो मैं 1 लाख प्लस बचाता था। मेरा बाकी ट्रैवल एक्सपेंस कुछ था नहीं। यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास थी, खाना मैं गुरुद्वारे से भी खा लेता, तो 1 लाख मेरा प्लस से हो जाता था। पर मेरे लिए इनफ नहीं था 1 लाख। रहने की जगह आपने इजीली मिल गई थी जहाँ पर? हार्ड था, कंपटीशन हाई हो गया था, स्टूडेंट एकदम से रश कर गया था, क्योंकि यूके के जो लॉ थे ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे। कि आप एक स्टूडेंट हो ना, तो आप अपने पार्टनर को भी यूके ले जा सकते हो स्टडी वीज़ा पे, जो अभी रिसेंट में मार्च में बंद किया है 24 में गवर्नमेंट ने। क्योंकि उसमें ये हो गया था कि आपको 12 लाख रुपए में यूके सरकार एक वीज़ा दे रही है, उसके साथ में आपका डिपेंडेंट भी आता है, उसके साथ में उसका एक बच्चा भी आता है, तो 3 बंदे जा रहे हैं 12 से 15 लाख रुपए में। बट वो सरकार का लॉस हो गया था। सरकार ने सोची कुछ और थी, हुआ बहुत ज़्यादा। इसमें जो हरियाणा पंजाब के एजेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। पैकेज सिस्टम कि 20 लाख 25 लाख में वीज़ा दे देंगे, तीनों भेज देंगे, ऐसा काम होता था उसमें। तो लोग बहुत ज़्यादा रश हो गया था
जिस रूम के वो 250-300 कहते थे, आज उसी रूम के 500-600 हो गए थे। पर लकीली मैंने जो अपार्टमेंट रेंट पे लिया था ना, मैंने 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था वो, तो मेरा ना रेंट एक्सटेंड हुआ 6 मंथ तक। 500 रेंट था, 2 लोग रहते थे हम लोग, 250 डिवाइड होता था। इलेक्ट्रिसिटी 50 पाउंड होती थी, यूसेज के ऊपर होते इलेक्ट्रिसिटी ना, सेपरेट मीटर होते हैं आपके, जितना यूज़ करोगे उतना मीटर होगा। पर मेरा मीटर कभी 50 पाउंड 70 पाउंड से ऊपर गया नहीं कभी आज तक। तो 4 महीने की जॉब के बाद आपने नेक्स्ट जॉब मिली हुआ थी वेयर हाउस। वेयर हाउस में एग्जैक्टली आपका काम क्या था? वेयर हाउस में मेरा जो काम होता था ना, पार्सल सॉर्टिंग का होता था। तो आप नू छाटा करते कि कौन सा पार्सल कौन सी जगह आप जाओ? मेरी जो बेल्ट पे थे वो 71-72 पे आते थे। अच्छा, तो 71 का अलग पैलेट है, 72 का अलग पैलेट है, 2 होते थे। तो आप उड़ते कितना अर्न कर पा रहे थे? वहाँ पे मेरे को 100-120 मिल जाते थे। वहाँ पे मेरा 10 बजे तक अलग रेट होता था, 10 से लेके 2 बजे तक अलग रेट होता था। इनिशियल जो मेरे को बेसिक देते थे 12.5 पाउंड थे, 12.5, फिर मेरा 14 पॉइंट समथिंग हो जाता था, और फिर 2 बजे के बाद नॉर्मल 12.5 हो जाते थे। तो आप मैनेज कर रहे थे कि आप दूसरी जॉब भी कर रहे थे साथ के साथ? वो भी मैं करता कंस्ट्रक्शन था। वाली? कंस्ट्रक्शन मेरी 5-5:30 बजे ख़त्म हो जाती, ये जॉब 6:30 बजे स्टार्ट होती थी। मैं उसको कहता था कि भाई साहब मेरे को थोड़ा अर्जेंट है, तो वो मेरे को जल्दी ड्रॉप कर देता था। मैं फिर 6:30 बजे से स्टार्ट करके नाइट शिफ्ट लगा के, अगले दिन यूनिवर्सिटी होती थी, या फिर यूनिवर्सिटी में 1-1.5 घंटा सो गए क्लासरूम में। तो आपने उड़े जाकर के कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, कौन सा कोर्स ज्वाइन करा? कोर्स था मेरा मास्टर्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, पर मैं आपको एक बात सच बताऊंगा, जो कोर्स होता ना और जो आप वहाँ काम करते कोई रिलेवेंट नहीं होता उसमें। मैं नहीं मानता कि 99% जो स्टूडेंट होते हैं, अगर कोई MBA करने के पर्पज से गया है ना कि मैं MBA करूँगा वहाँ जाके, वो फ्यूचर में MBA की कंपनी में काम नहीं करेगा, MBA की पोस्ट नहीं मिलेगी उसको कभी भी नहीं। आप अनु क्या कहा कि भाई के जो स्टूडेंट वीज़ा हो वो खाली एक मीडियम हो, जरिया है ना? वो सिर्फ एक जरिया है कि यहाँ से भागने का, अपना ड्रीम पूरे करने का, फैमिली से दूर जाने का। क्योंकि एक टाइम पे आके ना, जब आपकी उम्र 25 से प्लस हो जाती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। कॉलेज तक रहोगे सही है, बच्चा पढ़ाई करता है, उसके बाद में क्या करता है जी? घर बैठा। घर क्यों बैठा है पता नहीं जी, ड्रीम्स क्या है पता नहीं जी, बच्चे को खुद ही नहीं पता होते। फिर वो सोचता है कि मैं बाहर चला जाऊँ, बाहर जाके वो अपनी नई किस्मत लिखता है, और वो नई किस्मत जब लिखता है तो उसको भी नहीं पता वो क्या करने लग रहा है। जब वो स्टार्ट होता है ना और जब एंड होता है, बस उसको वही चीज़ पता होती है। बीच के जो जरिए होते हैं, उसने क्या जॉब करी है क्या नहीं करी है, वो उसको कोई मतलब नहीं होता। एंड पे आके एक कंफर्टेबल जॉब पे शिफ्ट हो जाता है, और फिर सोचता है कि मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, 5 साल सेटल करके मैं उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्टअप करूँ, या फिर मैं कोई और जॉब ढूंढ लूँ। 5 साल तक तो वो उसी जोन में रहेगा जब तक उसको पेपर नहीं मिल जाते। 5 साल तक कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। तो ऐसा में कि आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक हो रही थी, हेल्थ, आपकी मेंटल पीस और ये सब? वहाँ जाके ना आपका ड्रीम पता है क्या होता है, बंदे की मेंटलिटी चेंज होती है भूपेंद्र भाई। वहाँ पे यू हैव टू मेक मोर मनी। अब जितना कमा सकते हो कमाओ। हेल्थ तो क्या है कि यार, जब इंडिया से इंसान जाता है ना, वो बहुत गर्म होता है, वो कुछ भी काम कर देगा। हेल्थ आपकी तब खराब होगी जब आपको चोट लगेगी, या फिर आप खाओगे नहीं अच्छे से, या फिर आप खुद को लोनली फील करना स्टार्ट कर दोगे, तब आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। बट मेरा क्या था कि अच्छा खाना होता था, खाना बनाते थे, गुरुद्वारे से खा लेते थे। यूके में जब आपने वेयर हाउस पे फिर उड़ा, आपने कितने दिन जॉब करी? वेयर हाउस तो मेरा लॉन्ग टाइम तक चला था भाई। कितने दिन? वेयर हाउस चला था मेरा 2023 में भी मैंने वेयर हाउस में जॉब की थी। पर मैंने उसके साइड बाय साइड ना मैंने सिक्योरिटी का बैच बनवा लिया था। जब वो बन जाता है बैच, कुछ पैसे लगते हैं उसके, देन आपको जॉब्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट आज के टाइम पे तो उसका भी थोड़ा सिचुएशन टाइट है। मतलब सिक्योरिटी बैच थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ तो क्या चीज़ है? एक एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, सेल्फ प्रोटेक्शन, या फिर सिचुएशन में अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है तो हाउ टू डील विद इट। जितने भी शोरूम्स हम कह लेते हैं यहाँ पे, पर वहाँ पे सुपर मार्केट्स होती है, दे नीड सिक्योरिटी पर्सन, क्योंकि कोई चोरी वोरी करके ना भाग जाए। ठीक है। प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हो गए, यू नीड टू बी स्टे देयर। और अगर कोई है बंदा तो आपको उसके साथ कैसे टैकल करना है। अगर ज़्यादा रूड हो रहा है देन कॉल टू पुलिस, वी डोंट हैव परमिशन टू टच और पुश टू जो भी बंदा वहाँ पे होगा। तो दिस इज काइंड ऑफ द सिक्योरिटी बेस। मतलब आपको सिक्योरिटी करनी है, प्रोटेक्ट करना है, जो आपको साइट दी जाएगी, जो लोकेशन दी जाएगी उसके हिसाब से। एजुकेटेड सिक्योरिटी गार्ड। एजुकेटेड सिक्योरिटी गार्ड। या अर्थ कंपेयर तो कर ना सकते वो उस चीज़ ने। नहीं, मैं कल यहाँ पे बैठा था यार, मैं ATM गया था, तो वो बैठे थे भाई साहब बाहर बैठ के बीड़ी फूक रहे थे, कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना थे। पर उसने एक चीज़ पता थी कि हेलमेट पहन के अंदर नहीं जाना। तो इस चीज़ में और उसमें काफ़ी फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, दिन का फ़र्क है। तो आपने कितने दिन की ट्रेनिंग ली है सिक्योरिटी बैच की? 1 वीक का होता है, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है।
ठीक है। एंड एग्ज़ाम जब पास हो जाता तो तब आपका बन के घर पे सिक्योरिटी बेच आ जाता है। उसके बाद में फिर मेरे एक दोस्त हैं अपने, जिशान भाई, गुजरात से हैं वो, उन्होंने मेरे को पहला काम दिलाया था। ये जो पार्सल डिलीवर करती है वहाँ पे एक रॉयल मिल है, तो उनका गेट टूट गया था। तो गेट पे मैं रहता था, वहाँ पे एक हमारा सिंपल सा ऑफिस था, उसमें ही वॉशरूम था, उसमें ही किचन थी, उसमें सब कुछ होता था। कितने दिन जॉब करी आपने उड़े रॉयल मिल में? 2 वीक्स था मेरा वहाँ पे। 2 हफ्ते काम करा आपने? 2 वीक्स। फिर मेरे को और आगे साइड मिलनी स्टार्ट हो गई थी ना। अगर आप एक बार एजेंसी का भरोसा जीत लेते हो ना, और आपको पॉजिटिव फीडबैक दे देती है वो कंपनी, तो रॉयल मेल ने कहा जी ये बंदा हम हायर करना चाहते हैं, ही इज़ अ सच नाइस पर्सन। और फिर जो मेरी कंपनी थी उनको ट्रस्ट हो जाता है कि ये बंदा टिक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको उसका ट्रस्ट जीतना पड़ता है। तो फिर उनको हो गया था जी नहीं जी नहीं, ये तो बंदा हमारे पास काम करता, आप कैसे रख लोगे। तो फिर उन्होंने मेरे को काम देना आगे स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने मार नहीं खाई कते। उस 4 हफ्ते के बाद आपकी नेक्स्ट जॉब क्या थी? उसके बाद में फिर इन्होंने मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में डाल दिया था। प्रॉपर बूट सूट टाई, मेरे यहाँ पे रेडियो होते थे, मेरे बैच बन गए थे प्रॉपर। फिर मेरे को एक सेक्टर दे दिया था, कैनेरी वॉर्फ लोकेशन है वहाँ पे, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर आईटी के होते थे, 23 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि एंट्रेंस में ना बैरिकेड्स होते हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर कि कोई बंदा विदाउट टैप इन एंड टैप आउट एंट्री ना कर जाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि डाटा ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। अब वो कंपनी है बिलियंस ऑफ पाउंड्स की, तो कोई थर्ड पार्टी बंदा रैंडमली एंटर करके वहाँ पे किसी सिस्टम पे बैठ के डाटा ना ले जाए। उड़ा आप कितना अर्न कर रहे थे? 14-15 हज़ार पर डे। 14-15 हज़ार रुपए पर डे। पर डे? साउंड्स लाइक अ ड्रीम टू अस। पर टैक्स करता है 20% यार। स्टिल इट्स अ ह्यूज अमाउंट भाई। अगर आप 49,000 पाउंड से कम कमा रहे हो तब आपको 20% टैक्स है। अगर आप 49% से ज़्यादा और 98,000 से कम कमा रहे हो देन 40% टैक्स है। उसके बाद आपने मैं उस कंपनी से काम करते करते फिर मैं एंटर कर गया था DLR में, जो मैं आज करता हूँ TFL में, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन। DLR थोड़ा बताओ। DLR एक ट्रेन है। जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अपने दिल्ली के अंदर जैसे शायद कलर्स के हिसाब से लाइन है मेट्रो की, रेड लाइन, वाइट लाइन, ऐसे ही लाइन है ना शायद, आई थिंक सो। मैंने ट्रैवल किया, मेरे को बहुत टाइम हो गया। तो यूके में डिफरेंट नाम्स है, एलिजाबेथ लाइन, जुबली लाइन, सर्कल लाइन, अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड, वैसे एक DLR है। तो मैं एंटर कर गया था DLR में। DLR लाइन, DLR ट्रेन की लाइन है एक तरीके से, जैसे रेड लाइन वाइट लाइन हो गई वैसे DLR हो गई। DLR जो मेट्रो लाइन थी, उड़े तक आप कर पहुंचे उस जिस एजेंसी के जरिए मैं काम करता था ना, उस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था DLR के साथ में। अच्छा। तो दे नीड समवन की जो अच्छा लंबा थाड़ा चौड़ा हो, जिसका वे ऑफ कम्युनिकेशन पोलाइट हो, दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, ये रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने मेरे को 1-2 बार डाला। जो मैनेजर था वहाँ का, सुपरवाइजर था, ही लाइक मी कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से मेरे को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से मैं ट्रैक पे आ गया था। तो फिर मेरे को लगा कि यार दिस इज़ माई ड्रीम जॉब, ये चाहिए मेरे को कुछ भी हाल करके। अब आप जो करंट आपकी डेजिग्नेशन है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि जिनके पास टिकट नहीं होती है ट्रेन में, उनको हम PF इशू करते हैं, पेनल्टी फेयर होते हैं, फाइन लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं। अभी आप नो शेयर कर सको कि आप करंटली कितना अर्न करने लग रहे हो, एक एवरेज बता सको तो? मेरा अगर मंथली में आपको बताऊं तो ये होगा अप्रोक्स अराउंड 3 लाख। फिर टैक्स वैक्स कट के थोड़ा सा 2 लाख से 250 के बीच में आता है हमारा। मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए अब आप अर्न कर लो इजिली कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। 8 घंटे की शिफ्ट के साथ में 5 दिन काम करना पड़ता है। और अगर आपके रोहित भाई सारे खर्चे, आपके जितने एक्सपेंसेस हैं उस, और आपका रेंट है, जो भी चीज़ें अगर आप कवर अप कर लें, उसके बाद सेविंग्स कितनी बच जाती होगी महीना की? 1 लाख रुपए के आसपास। 1 लाख रुपए आदमी सेव कर ले। 1 लाख कर लेता है अगर मैं सिंगल जॉब करता हूँ तो। बट मेरे सोर्स ऑफ इनकम और भी हैं। मैं मेरी जॉब पे डिपेंड नहीं हूँ। जॉब मेरा एक जरिया है इस कंट्री में सेटल होने का। आई हैव टू बी लीगल, आई हैव टू मेंशन माई रिकॉर्ड प्रॉपरली कि ये बंदा सही जेन्युइन काम करता है। 5 साल मेरे को काम करने इस कहाँ पे, देन आई विल गेट माई PR, मेरा जो परमानेंट का रूट है। आपका विजन ये हो कि आपने उड़े PR चाहिए ताकि आप उड़े परमानेंट रह सको यूपी। उसके बाद में राइट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इंसान के पास में। तो मेरा वो तब तक तो मैं एक जॉब रखूंगा, बट उसके बाद में मेरे सोर्स ऑफ इनकम और काफ़ी ज़्यादा है। कि आपके इस जॉब के अलावा जो आप बताने लग रहे हो वो के काम है आपके पास? मेरा एक तो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, जिससे हम गेटिंग पेड प्रमोशंस, काफ़ी अच्छा सोर्स है। उससे मैं अच्छा अर्न कर लेता हूँ। जितना जॉब से कमाता हूँ शायद मैं उतना ही मैं उससे अर्न कर लेता हूँ।
ठीक है। उसके बाद एक यूट्यूब से फिक्स इनकम आती है, फिर मेरी खुद की कंपनी है, तो वो मिला मिलो के तो वो फिर एक अच्छा पैकेज मेरे पास में बच जाता है। कंपनी आपकी एग्जैक्टली क्या करा करे तो उसके बारे में? कंपनी का नाम है, मेरी जो कंपनी है वो है वीज़ा ट्रैकर। वीज़ा ट्रैकर। वीज़ा ट्रैकर, क्योंकि मेरा जो नाम है ना रोहित कमर्स ट्रैकर, तो मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं इसी से सिमिलर कुछ ऐड ऑन करूँ जो एग्जिस्ट ना करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो वीज़ा ट्रैकर का जो नाम था वो उस पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो मैंने ले लिया है। तो मेरी कंपनी का नाम है वीज़ा ट्रैकर इमिग्रेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। जो हम लोग वीज़ा फाइल करते हैं, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, यूएस टूरिस्ट वीज़ा, यूके का टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा हो गए सारे के सारे, शेंगन वीज़ा, ये सब लोग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एवरी टाइप ऑफ वीज़ा जितना। एवरी टाइप ऑफ वीज़ा बेसिकली जो बड़ी कंपनी के, वी आर लीगल है प्रॉपर। कंपनी की जो गवर्नमेंट की साइट है हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन है, वी आर पेइंग प्रॉपर टैक्सेस एंड ऑल। PSW एक टर्म है भाई, जब आप ग्रेजुएशन करने लग रहे हो उसके दौरान आप काम कर सको, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप काम करोगे? यूके में PSW 2 साल का होता है, कनाडा में आई थिंक 3 साल का है, उसके बाद में यूएस और ऑस्ट्रेलिया में शायद 2 साल का है, आफ्टर बैचलर और आफ्टर मास्टर्स। ग्रेजुएशन के बाद ही होगा? ग्रेजुएशन आपने स्टडी फिनिश कर लिए तभी ही आपको मिलेगा। आपने अगर बीच में छोड़ दी है ना, या फिर आप फेल हो गए, आपने पास नहीं कर पाए, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द PSW। लेकिन आप पार्ट टाइम जॉब कर सको? स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट में कर सकते हो। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आप जितना मर्जी काम करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। बट दैट इज नॉट द परमानेंट रेजिडेंसी रूट। वो PR का रूट नहीं है। PR के लिए आपको एक वीज़ा लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड टायर 2, जिसको हम स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, जो कंपनी आपको 5 साल का देती है, 3 साल के भी देती है, बट आपको जो गवर्नमेंट बोलती है यूके की, इस कंट्री में आपको 5 साल के लिए रहना पड़ेगा, देन आप PR के लिए ILR यानी कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो बहुत हार्ड है आज के टाइम पे वो लेना। मान लो टायर 2 वीज़ा कैसे होता है कि आपकी भूपेंद्र भाई कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है, आपकी कोई कंपनी है, लाइसेंस आपके पास में कंपनी का है कि आप दूसरे बंदे को स्पॉन्सर कर सकते हो। तो आपने मेरे को स्पॉन्सर कर लिया कि रोहित भाई मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, आप मेरे पास 5 साल तक काम करोगे। बिटवीन 5 साल आप वो कंपनी नहीं छोड़ सकते हो। आपने अगर 5 साल लगातार उस कंपनी के साथ में अपने काम कर लिया ना, तो देन आप PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे यूके के अंदर, दैट्स इट। और उस PR खातर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के भाई आपने के? पेपर देना पड़ता है लाइफ इन यूके, अच्छा। एग्जाम होता है, वो क्लियर करो, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, आपने कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है ना इस कंट्री में, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर द स्पॉन्सरशिप खातर आप कौन से रास्ते हैं कि आप स्पॉन्सरशिप ले पाओ? स्पॉन्सरशिप के लिए यू हैव टू बी स्किल। आपके पास में कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा भूपेंद्र भाई आपका कोई रेस्टोरेंट है, मैं एक शेफ़ हूँ, मैं तंदूर का शेफ़ हूँ भूपेंद्र भाई, मैं आपके पास में तंदूर का सारा काम करूँगा, तो आप मुझे स्पॉन्सर करोगे कि मैं इस बंदे को स्पॉन्सर कर रहा हूँ इतनी सैलरी पे, वो मैंने उस पर 5 साल पूरे कर दिए ना, तो देन आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, दिस इज द वन वे। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो कि आप उड़े फोकट में बिना किसी स्किल के नहीं रह सकते। इंग्लैंड ने वो बंदे चाहिए जो हमारी कंट्री में रह के प्रॉफिट दें, हाँ, कंट्री का कुछ लाभ हो, है कुछ लाभ, ना कि कंट्री का माल खाए जा और उड़े सब कुछ वेस्ट कर दें। यही तो बात है ना। अब आप ये देखो कि दे आर वेरी स्मार्ट। जब उनको लोग चाहिए थे तब उन्होंने रास्ते खोल दिए, जब उनको नहीं चाहिए होते बंद कर दिया। अब उन्होंने लॉस को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। पहले आपको इनिशियली बताया था मैंने कि स्टूडेंट एक डिपेंडेंट लेके जा सकता है, अब वो बंद हो गया मार्च में, आप नहीं ले जा सकते, जन में बंद हुआ था शायद। फिर एक वीज़ा होता था केयर होम वीज़ा, जिसमें टायर 2 मिलता था, कंपनीज लोगों ने फेक खोली यूके के अंदर, वहाँ से इंडिया से बुलाए उन्होंने केयर होम पे। उसमें आपको कोई स्किल नहीं चाहिए। केयर होम में क्या होता है कि मान लीजिए भूपेंद्र भाई मैं एक बंदा हूँ, आई एम द काइंड ऑफ ए नर्स, मैं गया हूँ किसी क्लाइंट के घर पे, अब वो क्लाइंट है बेड बाउंड, वो बेड से उठ नहीं सकता। मैंने उससे पूछा, मैंने उससे बातचीत की, ठीक है, उसको मेडिसिन्स दी मैंने, उसको उसका खाना गर्म करके दिया। अब इसमें भी आगे काफ़ी कुछ हो जाता है, जैसे डोमेस्टिकली केयर होता है, कोई वर्ड मैं भूल गया। फिर उसके बाद में फिर होता है कि एक पर्सनल केयर होती है कि आपने उस क्लाइंट को नहलाना है, धुलाना है, ठीक है। और इसमें तो खैर कोई स्किल नहीं चाहिए, बट इसकी भी आपकी ट्रेनिंग्स होती है। फिर एक इसमें होता है कि जो मैंने शायद डोमेस्टिकली बताया था आपको घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है उस क्लाइंट की, एक ये होता है। तो इस वीज़ा पे बहुत सारे लोगों को यूके बुलाया गया फेक कंपनीज खोल के। आज वो खाली बैठे क्योंकि कंपनीज का लाइसेंस गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया जब उन्होंने चेक किया कि इस बंदे का टैक्स पे नहीं हो रहा है। आज लाइसेंस कैंसिल है, आज वो 2 नंबर में बैठे हैं वहाँ पे, परेशान होते हैं, वापस भी नहीं आ सकते, किस मुँह से वापस जाएंगे, कंपनी तो ख़त्म हो गई।
पर एक ऑप्शन होता है कि जब गवर्नमेंट उसको कहती है कि तुम्हारी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया, हम आपको 60 डेज का टाइम देंगे, यू हैव टू लीव द कंट्री बिटवीन 60 डेज। अगर आप 60 दिन के अंदर कंट्री छोड़ देते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं छोड़ते हो देन यू आर इलीगल इन दिस कंट्री। उस 60 डेज के अंदर आपके पास में यू हैव राइट टू फाइंड अदर कंपनी जो आपको स्पॉन्सर कर ले। आप यूके में एग्जैक्टली कौन सी जगह पर रहने लग रहे थे? पहले मैं ल्यूटन था, एक शहर है लंदन से अराउंड मेरे को 35 मिनट्स लगते थे बाय ट्रेन। मैं वहाँ रहता था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी वहीं थी, वहीं पे मेरा 1 साल निकाला। देन आई मूव टू द लंदन आफ्टर माई मैरिज। शादी के बाद मैं लंदन आ गया था। ईब करंटली आप कितने लग रहे हो? लंदन, एग्जैक्ट लंदन सेंट्रल में। मेरी जो जॉब है वो वहीं पे, मेरी जो वाइफ है वो वहीं पे रहती है। शादी के बाद मैं लंदन मूव कर गया था। इवनो बताओ कि अपनी अड़े की लाइफ जो आप इंडिया में जीन लाग रहे हैं जो कि आपने बहुत ही अच्छी ना लाग रही, आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था, फिर भी मैं जानना चाहूँगा पर्सनली कि आपकी जो यूके की लाइफ है। मेरी जो लाइफ थी ना इंडिया में अच्छी थी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मेरी जो लाइफ है वो इंडिया में अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी है, पर मैं इस इन्वायरमेंट का यूज टू नहीं हूँ। अगर आप अब मैं जब इंडिया छोड़ के यूके गया था ना, तब मेरे को यूके अच्छा नहीं लगा था स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स, क्योंकि स्ट्रगल से हर कोई भागता है, हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तब मेरे को यूके अच्छा नहीं लगता था, बट जब मैं यूज टू हुआ, मेरे को बेनिफिट्स दिखे, जब पैसा दिखा, पैसे से किसको प्यार नहीं है? पैसा है तो सब कुछ है। एक बात याद रखना भूपेंद्र भाई, पैसा है तो आपके सामने बड़े बड़े झुकेंगे। अगर आपका बोल मीठा है ना तो यू कैन डू एनीथिंग। उड़े का मौसम आपने अड़े का मुकाबले कैसा लग गया? वहाँ का मौसम अच्छा भी है, समटाइम नेगेटिव भी है। जब टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं, दिन छोटे होते हैं, तब थोड़ा डिप्रेसिव लगता है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हो ना तब थोड़ा डिप्रेसिव लगता है, क्योंकि आपके पास में अगर आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास में कुछ करने लायक नहीं है ना, देन आपको परिवार दिखता है कि मेरा परिवार ऐसा कहता था, वैसा कहता था। परिवार तो आज भी कहता है भाई, पर जर्नी तो आपने क्रिएट करनी है ना, वे तो आपको चूज करना है ना। लाइफ तो आपको अच्छी चाहिए ना जो आप छोड़ के आए हो। अब आप अगर उस कंफर्ट से नहीं निकलोगे ना तो देन फिर आपको यू हैव टू कम बैक। आपके लिए वो सही जगह नहीं है। अब इंडिया और यूके में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि रूल्स रेगुलेशंस, रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस, वहाँ के लोग जो हर चीज़ को फॉलो करते हैं। मेडिकल फैसिलिटी कैसी है भाई यूके की? यूके की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना अच्छी नहीं है। वहाँ पे आपको तब तक ट्रीट नहीं किया जाएगा जब तक आप दिखावा नहीं करोगे। यू हैव टू शो कि आप मर रहे हो। जब तक कोई इमरजेंसी केस ना होता। इमरजेंसी केस नहीं होता तब तक वो आपको ट्रीट नहीं करेंगे। अच्छा, पैरासीटामोल खाते रहो, आराम करो, पैरासीटामोल खाते रहो। क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा, मेरी वाइफ की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उनको 2 टाइम एमरजेंसी में लेके गया था। एमरजेंसी में जाने के बाद भी मेरे को वेट करना पड़ा 3 से 4 घंटे। उसके बाद भी उस बंदे ने चेकअप किया, डॉक्टर था जो भी था, एंड देन क्या था कि जी पैरासीटामोल खाओ, रेस्ट खाओ जो कि लाजमी नहीं है। पर अगर आप इस तरीके से प्रिटेंड करते हो ना कि भाई मैं मर गया हूँ, मेरे को आप बचा लो, देन दे विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन। मेडिकेशन आप अपने गैल ना लेके जा सकते अर्थ? लेके जाते हैं, बट अगर किसी को पैर मुड़ गया है तो वहाँ पे क्या मेडिकेशन काम करेंगे? वहाँ तो मैं एक्सरे करवाना पड़ेगा ना। अब मैं एक्सरे की अपॉइंटमेंट लूंगा तो मेरे को 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट देंगे। एक जनरल मेडिसिन होगा कि आपने ये तो बेसिक मेडिसिन होती है जो हम यहाँ से लेके जाते हैं, जो मैं लेके गया था। लेके जाया करो ना। मैं लेके गया था सिर दर्द, पेट दर्द, छाती दर्द, उल्टी, 10 दवा, जो ये बेसिक है, ये हर कोई लेके जाता है, बैग भर भर के जाता है। मेरी तो बहुत सारी एक्सपायर भी हो गई थी क्योंकि आई वॉज ईटिंग गुड फूड, तो मेरे को टचवुड इनकी नीड नहीं पड़ी, सिर्फ सिर दर्द की गोली के अलावा। तो अपन उस केस कहा कि इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज कहीं बेहतर हैं उड़े का? बहुत ज़्यादा बेहतर। इंडिया में ये है ना कि यहाँ पे जितने भी केमिस्ट हैं उनके पास में राइट होता है कि जी दवाई दे दो, फिर उनके अगर काबू में नहीं आता तो वो कहते हैं जी भगा ले जाओ, हमारे बस की नहीं है, फिर मेडिकल ले आओ, प्राइवेट ले जाओ। या उड़े की हवा पानी बढ़िया है? हवा पानी तो बहुत फ्रेश है। मैं अब यहाँ पे आया तो मैंने जो वो AQI जिसको आप बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया तो यहाँ पे तो 350 बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे शायद यही होता है 4, 5, 10, 1, कभी कभी तो 0 होता है। ताज़ी हवा उड़े की, कहने का मतलब फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश एयर। वहाँ पे डस्ट नहीं होती। पानी की क्वालिटी? पानी क्वालिटी बकवास है। पानी अच्छा नहीं है क्योंकि वो थेम्स को, जो वहाँ की नहर है, रिवर है, उसको फिल्टर करके यूज़ करते हैं। वो बाढ़ों की वजह से, पानी की वजह से बहुत सारे लोग गंजे हो गए। पानी अच्छा नहीं है वहाँ का। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने घरों में फिल्टर लगवाए। वर्जन एक कंपनी है वहाँ की, उसके लिटिल बिट एक्सपेंसिव तो नहीं है, बट उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल है। बट उसमें ये है कि पानी अच्छा है, आप चाहे उसे बाल धो लो, आपके बाल बिल्कुल फ्रेश हेल्दी रहेंगे। बट जो वहाँ की बोर्न है ना,
उनके लिए वो सब अच्छा है, बट अगर हम जो माइग्रेंट्स है हाँ, हमारे लिए पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, भाई वो अडेप्ट ना कर पाता शरीर उन सब बिल्कुल भी नहीं, है ना। पानी अच्छा नहीं है, तो दैट्स वाई हम खुद बोतल वाटर यूज़ करते हैं। फूड क्वालिटी किसी उड़े की भाई? प्रीमियम, मतलब अच्छी है क्वालिटी में। आपने कोई अगर बिजनेस खोला है तो देन यू हैव टू बी लाइसेंस, हाइजीन उसमें प्रॉपर देखा जाता है, दे हैव टू बी प्रॉपर, आपके पास में जो हैंड ग्लव्स आपके होने चाहिए, ठीक है, मास्क भी होना चाहिए, सम रेस्टोरेंट में होता है, ठीक है। खाने में बहुत शानदार है, प्रॉपर प्रेजेंस है फूड की, बहुत अच्छे से एक अच्छा खाना होता है ना जो आप खा रहे हो। इंडिया में खाना हमारे यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा फूड है, वैरायटी है अपने दौर में। वैरायटी है बहुत सारी। जितना यहाँ पे वेज फूड है ना उतना वहाँ पे नॉन वेज फूड है। अकोमोडेशन में अगर आप बात करें तो घर लेना, रेंट पे लेना या खुद का लेना, उसके बारे में थोड़ा बताओ, और जगह है किसी उड़े रहने वाली? अकोमोडेशन को मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है। दो तरीके से देखेंगे, पहले रेंट, फिर अगर प्रॉपर्टी खुद से बाई करनी है तो। सेम इंडिया वाला कल्चर है वहाँ पे। दिल्ली में घर लोगे रेंट पे, एक्सपेंसिव है। आप शहर में ले लो, रोहतक या किसी गांव में ले लो, सस्ता है। लंदन में आप प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो, दैट्स कुड बी एक्सपेंसिव। आपको 1500, 1 से 1.5 लाख रुपए आपको 1 बेडरूम का देना पड़ेगा किसी अच्छे एरियाज में। अगर आप वहीं 4 कदम पीछे चले जाओ तो वहाँ पे आपको 700-800 में 1 बेडरूम मिल जाएगा, एक अच्छा अपार्टमेंट, ठीक है। फिर अगर बात करें हम रेंट पर, हाँ यहाँ पे ये है कि अगर आपको 1 बेडरूम लेना है ना तो आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। आप इतने अफोर्डेबल होने चाहिए कि आप अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अपने रेंट पे करने के लायक हो, देन दे विल चेक योर बैकग्राउंड एज वेल। अब मैंने अपार्टमेंट जो लिया था रिसेंट में जोन 2 में, वहाँ पे लंदन को जोन्स में डिवाइड किया, जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6। जोन 1 वेरी एक्सपेंसिव, जोन 2 थोड़ा बहुत कम, जोन 3 कम, 4, 5 ऐसे एक्सपेंसिव है, ठीक है। फिर जो मेरा जो अपार्टमेंट है वो जोन 2 में है, बट लकीली हम वी आर पेइंग द गुड मनी, इतना हम मतलब ज़्यादा पे नहीं करते, हमें अच्छा मिल गया था बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। तो उसने, मैंने अप्रोच किया, मैंने एक अपना ऑफ़र दिया तो वो बंदा एक्सेप्ट कर गया था, बट उसकी एक ही शर्त थी कि भाई आपको प्रॉपर्टी को अच्छे से वेल मैनेज रखना पड़ेगा, जो मैं उस कंडीशन पे खरा उतरा हूँ आज से लेके, ठीक है। फिर उसके बाद में जब उन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया था कि आप जिस प्रॉपर्टी में रिसेंटली रहते हो उसको ईमेल किया उन्होंने मेरा बिहेवियर जाना, देन उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी अलाउ की। मेरा प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सब मैंने उनको दिया था। फिर बात करते हैं बाय करने की। अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, जो रेंट है ना वो अगर आप निकाल दो अपनी लाइफ में से ना वहाँ पे यूके के अंदर, तो यू कैन सेव द लॉट्स ऑफ मनी। आप इतना पैसा सेव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। आप इंडिया में यहाँ पे जिनके घर हैं वो पैसा नहीं देना पड़ता, दैट्स वाई 10,000 में अपना गुजारा चला लेते हैं। अगर आपको वहाँ रेंट नहीं देना पड़ेगा तो आप 1000 पाउंड में अपना गुजारा बहुत अच्छे से खुश होकर चलाओगे, क्योंकि आधा पैसा तो हमारा रेंट में चला जाता है। हम दो लोग कमाने वाले हैं, कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, देन जाके कुछ पैसा हमारे पास में आता है। अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, अब आई टोल्ड यू कि एरियाज हैं, लंदन में मिलियंस ऑफ पाउंड के भी घर हैं, 10-10 करोड़ के भी घर हैं। और लंदन से बाहर निकल जाओ, मैनचेस्टर होल साइड चले जाओ, वहाँ पे आपको 1.5-2 करोड़ में घर मिल जाएगा। अगर आपको घर खरीदना है ना, अगर आपको यूके के अंदर घर खरीदना, तो सैलरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है वहाँ पे। अगर आपको मान लीजिए कि 5 करोड़ का घर खरीदना है तो आपकी सैलरी शुड बी 50,000 पाउंड, मतलब 50 लाख रुपए आपकी ईयरली सैलरी होनी चाहिए। देन आप अलाउ करते हो मॉर्गेज के लिए। तो बैंक क्या करता है कि मॉर्गेज दे देता है और फिर आप बैंक को पे करते रहते हो। आपकी जो EMI बन जाती है 20 साल 25 साल के लिए, आप हर महीने जितना आप रेंट पे करते हो ना, 1000 लाख 1.5 लाख रुपए, उतनी आपकी EMI जाती रहती है। बट वो दे चेक द बैकग्राउंड, ऑलवेज चेक बैकग्राउंड चेक, और सैलरी के प्रूफ्स होते हैं वो सारे चेक करते हैं, तो इस हिसाब से घर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ऐसा होता है वहाँ पे। इब जैसे भाई आप इवन अगर आप इंडिया में रहते हुए किसी दूसरे स्टेट में मूव करा है तो किते ना किते थोड़ा सा अलग महसूस करा। लैंग्वेज फैक्टर हो गया, उसका रहन सहन हो गया, और अपीयरेंस, इवन आप जिसे आप दिखण लाग रहे हो वो एक फैक्टर भी काउंट हुआ है। हाँ। तो अपा तो जिसमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जान लाग रहे हैं, तो उस में लोग आपने कुकर ट्रीट करे हैं और उड़े के लोग हैं किसे जब आप उड़ जाओ तो वहाँ के लोग तब तक नाइस है जब तक आप उनके साथ नाइस हो। लैंग्वेज इंग्लिश है पूरे यूके के अंदर। आप अगर दूसरे के लिए अच्छे हो ना तो आपको कोई बुरा ट्रीट नहीं करेगा, बट यू हैव टू बी रिस्पेक्टिव। अगर आप किसी से रूड होकर बात करते हो ना तो देन
वो आपसे अच्छे से बर्ताव नहीं करेगा। जैसे हमने ऐसे न्यूज़ में भी देखा है भाई, क्राइम रेट वहाँ का इस अभी कोनी के बहुत कम है, तो उसमें क्या है कि हमने कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं। क्राइम में पता है क्या है भाई, क्राइम रेट जो होता है ना वो मैंने देखा है रात को होता है मोस्टली। ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पे क्वाइट हो, वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है, वहाँ पे नाइफ का क्राइम होता है। आप अगर किसी क्वाइट एरिया में निकल रहे हो ना, तो पहली बात तो कि आपके ईयरबड्स नहीं लगे होने चाहिए। जो क्या करते हैं अपने ईयरबड्स लगा लेंगे, अपने फ़ोन में ध्यान हो जाएगा, फ़ोन खींच के ले जाएंगे या फिर आपको रोक के 2 थप्पड़ मार के छीन लेगा। वो तो इंडिया में भी है यार, क्राइम है, मैं ये नहीं कहता कि अलर्ट रहना पड़ा है आपने। यू हैव टू बी अलर्ट। अगर मैं रात को 11:30 बजे शिफ्ट खत्म करके आया हूँ ना, तो मेरे रास्ते में एक पार्क पड़ता है, मुझे ये पता है कि वो पार्क मेरे लिए सेफ है, उसके बावजूद भी मैं अपना अलर्ट रहता हूँ कि ऐसे मेरी वाइफ को फ़ोन कर दूंगा, फ़ोन पे बात करता हूँ और मैं ऐसे आसे पास से देखता हूँ ताकि मैं सेल्फ बूस्ट रहूँ। अगर अलर्ट नहीं हो ना आप, तो आपके साथ में कहीं भी किसी भी एरिया में क्राइम हो सकता है। आपका गैल कोई सा इंसिडेंट? आज तक मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि मेरे साथ में कोई क्राइम हुआ, किसी ने मारा पीटा हो, नहीं। पर मेरा एक दोस्त है जो सिक्योरिटी की शिफ्ट करता है और रिसेंट में पता चला। अब सिक्योरिटी की शिफ्ट में क्या होता है, जब रिटेल की होती हैं, शॉप्स होती हैं, जैसे आई टोल्ड यू की जो सुपर मार्केट्स होती हैं, उसमें सिक्योरिटी की शिफ्ट करनी पड़ती है। अब मैनेजर उसको कहता है कि ये सामान लेके भाग रहा है तो इसको पकड़। मैं होता तो मैं पर्सनली नहीं पकड़ूंगा, मेरे को नहीं उसके साथ खिलवाड़ करना। उस मूर्ख ने क्या गलती की कि उसको पकड़ के सामान ले लिया। अब वो बंदा गैंग बुला लिया, ओहो, उसने उसको बहुत मारा। पुलिस कुछ नहीं करते उसके बाद में, आप पिट गए ना तो देन पुलिस कुछ नहीं करेगी। यू हैव टू बी सेफ। पुलिस आएगी जी, हाँ जी ठीक है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ठीक है चेक वगैरह कर रहे हैं क्या। पुलिस मतलब हर कंट्री की अकेला गए एक सी है कि मतलब बाद में एक्शन ले या फिर ना भी ले? एक्शन तब तक नहीं लेंगे जब तक बड़ा क्राइम नहीं होगा, जब तक मर्डर नहीं हो जाता। चोरी डकैती, उसके बाद में जो कार चोरी होना, साइकिल चोरी होना, मोटरसाइकिल चोरी होना, दिस इज़ वेरी कॉमन। इन फ्यूचर आप अपनी वाइफ के साथ साथ पेरेंट्स ने भी उड़े ले जाना चाहो, मतलब पूरी फुल फैमिली उड़े रहना चाहो, ऐसा प्लान है आपका? मैंने डिसाइड तो किया है कि मैं मेरी फैमिली और मेरी जो वाइफ की फैमिली है ना, मैं दोनों को वहाँ पे ले जाना चाहूँगा अनटिल वो खुश रहें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वर्क कल्चर है, आप खाली नहीं रह सकते वहाँ पे। अब मेरी फैमिलीज हैं, शायद मेरे जब बच्चे होंगे फ्यूचर में उनके साथ में खुश रहें, क्या पता उनको वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद आ जाए। काफ़ी बिजी इन्वायरमेंट है, हम तो देखो जॉब में बिजी रहेंगे, हम घर बैठ के तो घर नहीं चलेगा, तो वो पीछे से 8-9 घंटे उनको दे हैव टू बी स्टे अलोन, खुद से अकेला रहना पड़ेगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेके जाएंगे, अगर वो रहना चाहे, उनको अच्छा लगा तो देन वो स्टे कर सकते हैं, हमें कोई उसमें वो नहीं है। हम तो चाहेंगे कि हमारा परिवार हमारे साथ में हो, इससे बड़ी बात तो कुछ भी नहीं होगी। और परिवार को ले जाना भी, पीआर नहीं होती फैमिली यहाँ पे, जैसे कनाडा में पीआर हो जाती है फैमिली ना, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। यहाँ पे आपको वीज़ा पे रखना पड़ता है, पहले 5-6 मंथ, फिर 2 साल, फिर उसके बाद में वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है। अगर आप एक बार सेटल हो जाते हो ना, तो आपकी आने वाली पुश्तें, जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी, जो कि मैटर भी करता है। आप यहाँ पे अगर एक लेवल पे स्टे कर रहे हो ना इंडिया में, मैं इंडिया आज तक मैंने बुराई नहीं करी इंडिया की, मैं कभी करूँगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से निकल के अगर इंडिया से हमारा लगाव हमेशा भी रहेगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी, रूल्स रेगुलेशंस, वे ऑफ कम्युनिकेशन तो खैर नहीं चेंज होगा, वो तो हमारा खुद की एक भाषा है यहाँ की, पर रूल्स एटलीस्ट जो लोग हैं वहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ पे अगर आप एटीएम पे खड़े हो ना, तो एटीएम की भी लाइन लग जाती है। खाना लेने के लिए खड़े हो तो खाने में लाइन लगा लेंगे लोग, ये नहीं कहेंगे कि आपको लगानी है, नहीं, वो खुद से लाइन लग जाएगी। आप टिकट चेक करवा रहे हो तो टिकट चेक करवाने के लिए पीछे लोग लाइन में लग के खड़े हो जाएंगे। अब या तो बात कर ली भाई आपके एक्सपीरियंस की, एक अच्छी पिक्चर की यूके की, ई आ जाओ थोड़ी रियलिटी साइड में। लोग है ना, अगर आप वह साइड भी दिखावांगे तो एक क्लियर इमेज सबका आगा होगी कि वाह, कि अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी मे बी उनके इसका थोड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं जो लोग है ना फेस करनी पड़ेंगी जब वो अड़ते जाओगे, क्योंकि आप जो सोच के जाया करो एग्जैक्टली वो है ना करना नहीं होता। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। इसमें 2-3 चीज़ें मैं बारी बारी से डिफाइन करूंगा। पहली चीज़ है वर्क, उसके बाद में वर्क के बाद में है कि जो रियलिटी है वो आपको बहुत समटाइम हार्ड भी लगेगी, आपका डिसीजन आपको गलत भी लगेगा। मैं अगर वर्क को डिफाइन करूँ ना, अगर आपके पास में स्किल नहीं है, पहले स्किल सीखो, फिर उसके बाद आप यूके मूव करो। स्किल कोई ना कोई होनी चाहिए आपके पास में, हाथ में स्किल नहीं होगी ना तो देन आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। मतलब एक काम में आप एक्सपर्ट होने ही चाहिए डेफिनेटली, चाहे तो आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती हो, ठीक है, या फिर उसके बाद में आप कोई कारपेंटर है, कोई कार मैकेनिक है, आप प्लम्बिंग का काम जानते हैं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि कोई आपको ना चाहते हुए भी आपको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ले।
5-7 स्किल ऐसी है। फिर अगर वुमेंस की बात करूँ तो उनको जो ब्यूटी का होता है, नेल्स एक्सटेंशन हो गया, वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ड्राइविंग हो गया, ये चीज़ें ऐसी है जिसमें वो एक्सपर्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट एक चीज़ तो ऐसी होगी जो भूखी ना मरे इंसान वहाँ पे। अगर ये आपके पास है ना तो देन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्क में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रिसेंट में, तो खासकर क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मूव हुए, इंडियन बांग्लादेशी, पाकिस्तानी एंड सम पार्ट फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, एशियन कंट्री तो काफ़ी जान लग रही बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद में जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती है कि अकोमोडेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े घरों की आदत है, बड़े बड़े रूम्स हैं, वहाँ पे छोटे घर हैं, छोटे रूम्स हैं। माइट भी इनिशियल स्टेज में शायद आपको एक रूम में रह के गुजारा करना पड़े, वो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। समटाइम जब आप शेयरिंग में रहते हो तो आपका कोई किसी ने सामान यूज़ कर लिया, आपका रूममेट आपके कपड़े पहन के चला गया बिना बताए, यूनिवर्सिटी ने आपको फेल कर दिया, आप यूनिवर्सिटी आपको आपने सोचा था कि यूनिवर्सिटी ईजी होगी यूनिवर्सिटी, बट समटाइम जब आप असाइनमेंट्स वगैरह करते हैं, जो स्टडी कल्चर है वो भी हम शायद डिस्कस करेंगे आगे जाके कि स्टडी कितनी डिफरेंट है वहाँ की यहाँ की। आप यहाँ पे रिटर्न होता है, वहाँ असाइनमेंट्स होते हैं, वो भी टोटली डिफरेंट होते हैं, वो भी आप नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। फिर उसके बाद में एक चीज़ आती है कि जो अभी मैंने रिसेंट में देखा है, वो यहाँ पे नहीं पता शायद लोगों को, वो है कि कपल्स है ना, उनमें डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा होने लग रहे हैं। अभी रियलिटी है, अगर एक कपल गया यूके के अंदर, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है पार्टनर की, चाहे फीमेल कह लो चाहे मेल कह लो। फीमेल्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि मैं यूके जाके ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट वैसा नहीं है। यू हैव टू बी हार्ड वर्क, आपको एक रूम में स्टे करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पोलाइट रखना पड़ेगा, आपको अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको उतना ही भागीदार अपनी चीज़ों में होना पड़ेगा जितना आपका पार्टनर है। अब ये चीज़ें नहीं मीट करती हैं, फिर उसके बाद में समटाइम आपने शायद रील्स वगैरह में देखा होगा कि वहाँ जाके पता चलता है कि इसका अफेयर किसी और के साथ में, इसका अफेयर किसी और के साथ में। पेशेंस नहीं है आज के लोगों में, वो सोल्व नहीं करते हैं चीज़ों को। दे जस्ट वॉन्ट कि मैं इस बंदे से पीछा छुड़ा दूँ, क्योंकि वो कल्चर इतना ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है कि आप उससे दूर भागना पसंद करोगे। दूर भागना इज नॉट ए सॉल्यूशन। किससे दूर भागोगे मतलब? अपने पार्टनर को छोड़ दूँ मैं इसको, अच्छा, मैं बस अच्छा, इसको छोड़ दूँ, इसको मैं दूर हो जाऊँ इससे, वो सॉल्यूशन नहीं है उसका। एक तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को नहीं पता, बट वो वहाँ सेपरेट भी हो गए हो तो शायद फैमिलीज़ को नहीं पता होगी, सेपरेट रहने लग गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा रियलिटी तो यार यही 3-4 चीज़ें थी। इसके अलावा लाइफ अगर आप मान के चलो, एक लोनलीनेस बहुत बड़ी रियलिटी है, अकेलापन। अकेलापन आपको तब आता है जब आप खुद को अकेला फील कराना महसूस कर देते हो। जब आप लोगों से बात करना नहीं स्टार्ट करोगे तो आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होगा। देन लगेगा कि यार मैं मेरी कंट्री वापस क्यों नहीं चला जाता, मेरा डिसीजन बहुत ज़्यादा बुरा क्यों है। वो अकेलापन आपको अंदर ही अंदर खाएगा, बट आप उससे निकल सकते हो। अकेलेपन के बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है। यूनिवर्सिटी में जाओ, दोस्त बनाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, मुसलमान हो तो मस्जिद चले जाओ, मार्केट चले जाओ, बात करना स्टार्ट करो लोगों से। जब तक आप अपना वो खुद का जोन नहीं छोड़ोगे तो आप उस अकेलेपन से नहीं निकल पाओगे। ये चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव है वहाँ की। और उसके बाद में अगर इनकम की बात करें तो देखो यार, जो स्ट्रगल है वो तो इंडिया में भी है। अगर इंडिया में कोई बंदा लाख रुपए कमाता है ना, तो उसको कंट्री नहीं छोड़नी चाहिए अनटिल उसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है तो उसको कंट्री नहीं छोड़नी है। उसको ये है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, मेरे को ये कल्चर ही छोड़ रहा है, देन तो मूव कर जाओ आप। अब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने कभी हार्डवर्क नहीं किया, बट वो बैंक का मैनेजर था, ही वाज अर्निंग अ लॉट मनी। वहाँ जाके वो कहता भाई साहब मैं कहाँ फंस गया, जीरो तो स्टार्ट करो। जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी लाइफ दे दी। 30 के बाद वो अपने सारा कुछ स्टार्ट कर रहा है। जो अड़े जीरो पे है वो शायद जा सकता है। आई वॉज एट द मोमेंट जब मैं गया, मैं आई वॉज ऑन जीरो, मेरे पास में कुछ नहीं था करने लायक, कोई काम धंधा नहीं था। मैं आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। मेरे को ये था कि मैं एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करूँगा, वहाँ जाके एक अच्छा गेन कर दूंगा, जो मेरे साथ में हुआ भी। बट काफ़ी सारे मेरे साथ मेरे को जो प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत ज़्यादा काम की कमी हुई, फैमिली की कमी महसूस हुई मेरे साथ में। पर आज तक कभी ऐसा कोई धोखाधड़ी या किसी ने पैसे वैसे मारे हो, ऐसा मेरे साथ में काम आज तक टचवुड कभी ऐसा कोई मेरे साथ घटित नहीं हुई कोई भी घटना। उड़े की पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी में और इंडिया की में कितना ज़्यादा फ़र्क आपने नज़र आया? क्योंकि आपने बैचलर्स करी थी अड़ते, हाँ, फिर मास्टर्स आपने उड़ करी। इंडिया की स्टडी हार्ड है, बहुत सारे रिटन एग्जाम्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं जो नीड नहीं होती हमें, वो भी आपको सिखाया जाता है। आपने भी शायद सीखे होंगे, बाबर आदम, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, साइन थीटा कोस थीटा, जो शायद आपके भी यूज़ में नहीं आए, मेरे भी यूज़ में नहीं आए। पर वहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो आपको
अगर आपको किसी फील्ड में जाना है ना तो आपको उस फील्ड से रिलेवेंट सिखाई जाएगी। अगर आपको MBA करनी है ना तो MBA से रिलेवेंट जितनी भी आपको स्ट्रेटेजीज है, मार्केटिंग है, कंप्यूटर्स नॉलेज है, वो आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा कि हाउ यू कैन ग्रो एंड हाउ जो वहाँ का सिस्टम है वो कैसे काम करता है। प्रॉपर प्रेजेंटेशंस होती हैं, प्रॉपर सारा का सारा। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे भूपेंद्र भाई कि मैंने कोई भी 1 साल के बिटवीन मैंने पेन पेपर यूज़ नहीं किया उस कंट्री में। मेरे पास लैपटॉप होता था, खुद का लैपटॉप था मेरे पास, मैं नोट्स बनाता था लैपटॉप में, असाइनमेंट्स होते थे लैपटॉप में। मेरा जो डिजर्टेशन का जो लास्ट फेज होता है, डिजर्टेशन हम बोलते हैं एक रिसर्च को, जब आपकी स्टडी फिनिश होने की आएगी ना तो लास्ट में एक रिसर्च होती है। तो मेरा जो रिसर्च था कि जो इंडिया का टूरिस्ट है वो पहले कैसा था, अब कैसा है और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इस पर मैंने रिसर्च की थी इस टॉपिक में। तो रिसर्च आप यूनिवर्सिटी में सबमिशन होती है, प्रोफेसर को लगता है जेन्युइन है आपने बनाई है तो देन वो आपको पास कर देते हैं। स्टडी इजी है, पोलाइट है, बढ़िया है, प्रॉपर सिस्टम्स यूज़ होते हैं सारे के सारे, आपको सिखाया जाता है, प्रोफेसर आपके टच में होते हैं, आप ईमेल्स करो प्रोफेसर आपको उस बात का जवाब देगा, कोई फालतू चीज़ नहीं है, प्रोफेसर आर फ्रेंडली हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैंने फेस की वहाँ पे, यहाँ पे प्रोफेसर फ्रेंडली नहीं है इंडिया के अंदर। यहाँ पे प्रोफेसर काफ़ी रूड है। मेरा प्रोफेसर काफ़ी रूड था, एक स्टूडेंट लेट आया तो नू कहा था गिट्टा मारूंगा, लेट आया तू, क्या करा है तू। तो दिस इज़ नॉट द वे टू कम्युनिकेशन कि आप किसी स्टूडेंट से इतने रूडली बात कर रहे हो, वहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर आपको क्लास लीव करके जाना है ना, आप चले जाओ उठ के, प्रोफेसर आपको ये नहीं कहेगा क्यों छोड़ के जा रहा है तू, नहीं, यू हैव फ्रीडम टू लीव द क्लास। बट कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं कि इतने लीनियंट होते हैं कि आप लेट आओ तो तब भी बैठ जाओ, बट कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि यू हैव टू बी ऑन टाइम। फ्रीडम है, लीनियंसी है, अफोर्डेबिलिटी है, फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी सेपरेट करती हैं उनसे, अनटिल आप इंग्लिश में अच्छे होने चाहिए। जैसे आपने एक नेगेटिव साइड भी बता दी, पॉजिटिव साइड भी बता दी, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कर लिया। इसके बाद है कि प्रोसेस के है अंडर ग्रेजुएट उनका यो है कि हमने जो है बाहर जाना है। सो व्हाट इज़ द एक सटीक पाथ के है कि यार ये रास्ता है, इसना आप फॉलो करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे। अगर आपको यूके जाना है तो पहले तो आप करो बैचलर। बैचलर आप इंडिया से करें, यूके से मत करो। यूके की बैचलर बहुत एक्सपेंसिव है। यू हैव टू स्पेंड अराउंड 44-45 लाख फॉर 3 ईयर्स। 1 साल की आपके 12 से 13 लाख। बैचलर उड़े भी 3 साल की है, बैचलर वहाँ भी 3 साल। ठीक है। बैचलर बहुत हार्ड होगी आपके लिए, आप नहीं कर पाओगे अनटिल आपका एक ड्रीम है और आप उस चीज़ को लेके पैशनेट हो, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, देन आप बैचलर के लिए जा सकते हो। आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, भाई मेरा बाप तो अंबानी है, मैं तो तब जाके बैचलर कर सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। बैचलर करो इंडिया से, यहाँ पे 3 साल की बैचलर करो, कम पैसों में आपकी बैचलर ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं वो हो जाएगी। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हुई देन आप आइल्स का एग्जाम दो, अच्छे बैंड लेके आओ। 6 बैंड एटलीस्ट आपके एक मॉड्यूल में होने चाहिए अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। आइल्स एग्जाम के बारे में थोड़ा बता दो, एग्जैक्टली है क्या आइल्स एग्जाम? एक इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश स्पीकिंग एग्जाम है, जिसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग, 4 होते हैं, जिसका कि आपकी थोड़ी आपकी इंग्लिश चेक की जाती है इसमें कि आप कितना रीड आउट कर पाते हो, कितना केपेबल हो अंग्रेजी में, कितना कैपेबल हो। फिर उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा और देन वो आपको उसके बेस पे आप बैंड दोगे। उन मार्क्स जो हैं वो बैंड में काउंट होगा ना? बैंड में काउंट होते हैं, बट जो रिटर्न होते हैं ना वो 40 नंबर्स के एग्जाम होते हैं। उसमें शायद ऐसा होता है कि आपके 28 हैं तो आपको 6 बैंड होते हैं, 30 हैं तो 33 हैं तो 6.5 होते हैं, तो इस हिसाब से वो बैंड काउंट होते हैं। तो उन जो 4 आपने मॉड्यूल बताए हैं उनका एक समअप भी लिखा आता होगा कि भाई इतने बैंड। अच्छा। हाँ, उनका समअप निकल के आ गया। मान लीजिए आपका रीडिंग में 6 है, राइटिंग में 6 है, स्पीकिंग में 6 है, एवरेज काट दिया उन्होंने, एवरेज निकाल 6 हो गया, तो एटलीस्ट 6 होना चाहिए, मिनिमम 6 बैंड होना, मिनिमम 6 होना चाहिए। एक मॉड्यूल में 5.5 या 5 तो चल भी जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट स्पीकिंग में 6 लेके आओ कि ताकि वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ दूसरे लोगों के साथ में, ठीक है। अब कनाडा में क्या है कि कनाडा में अगर आपको यूनिवर्सिटी चाहिए तो दे हैव रिक्वायरमेंट ऑफ द एटलीस्ट 6 ईच इन एवरी मॉड्यूल, बट यूके में अगर आपके एक पे 5.5 है तो चल जाएगा, दे विल एक्सेप्ट, वो कर लेते ठीक हैं। है। उसके बाद में आपकी आइल्स होगी, आपकी ग्रेजुएशन होगी, देन आप आ जाओ यूके। हाँ, वो उसके बाद वो प्रोसेस, उसके बाद में प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि आपने ग्रेजुएशन यहाँ अर्थ कर ली, बैंड आपने अचीव कर लिए, 6 अचीव कर लिए मिनिमम, लेट्स से अचीव कर लिए, ठीक है। उसके बाद देन आपको आप खुद से भी फाइलिंग कर सकते हो, जो आपकी स्टडी वीजा की फाइल होती है, या फिर आप कोई कंसल्टेंट, ये जो बारीकी के स्टेप है ये प्लीज थोड़े एक्सप्लेन करें। या फिर जो 90% लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कोर्स को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके पहले रिसर्च करनी चाहिए कि एग्जैक्टली अपन किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। यस, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ देखो।
अगर मेरा बजट है 12 लाख 15 लाख रुपए का, तो मैं 25 लाख यूनिवर्सिटी नहीं देखूंगा। वो लोग क्या करते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो भाई साहब एक एजेंट है, मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को यूनिवर्सिटी दे दो। एजेंट क्या करेगा, 25 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी दे देगा ताकि उसको ज़्यादा कमीशन आए। देन यू हैव टू रिसर्च, उसको बोलो कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी चाहिए, इसकी फीस इतनी लाख है और मेरे को ये कोर्स चाहिए, और तुम मेरा फाइल का प्रोसेस करो। ऐसा मेरी बैचलर्स होगी, हो गई आपकी। ठीक है, और मैंने खुद रिसर्च करके नूबेरा पढ़ लिया कि भाई यूके में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल सी है, इसके इतने प्राइस है, राइट? मैं खुद करूँगा रिसर्च। कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप रिसर्च करो, कोई ढंग का एजेंट है जो आपकी फाइलिंग करते हैं। मैं जेन्युइन एजेंट को कर जेन्युइन एजेंट, देखो यूके में है तो उनकी डेफिनेटली वो लाइसेंस होता है उनका, तब उसका नाम सर्च करो। एजेंट मैंने अपनी कंट्री में ढूंढने हैं, अपनी में ढूंढ लो, अपनी में ढूंढ लो, यूके ढूंढे। एजेंट का काम है उस कंट्री खातर वीजा बनवाना। एजेंट का काम है फाइल प्रोसेस करना, वीजा ना देना वो वहाँ की इमिग्रेशन के हाथ में है। एजेंट क्या करेगा, मान लीजिए भूपेंद्र भाई आपको वीज़ा फाइल करवाना है, कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है, मेरा ये कोर्स है, आप मेरे को वीज़ा फाइल करके तो इसकी ये फीस है। तो एजेंट कहेगा जी, उसमें फिर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे सारी मांगेगा। आपकी अकेडमिक्स है, आपने क्या किया है, 10th है, 12th है, +2 है, आपके जो आपने जॉब की है उसकी पे स्लिप्स हो गई, ठीक है। उसके बाद एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, आपका CV हो गया अगर आपने जॉब्स वगैरह की हैं। तो ये सारा लेके एजेंट उसको फाइल करेगा, एक वे में सबमिट करेगा, क्योंकि एजेंट्स के यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप्स होते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे 10 यूनिवर्सिटीज़ मैंने ले ली, मैं यूनिवर्सिटी को कहूँगा मैं आपको 30 स्टूडेंट दूंगा एवरी बैच में। तो यूनिवर्सिटीज़ कैसे टाई अप होते हैं उनके एजेंट के साथ में। तो कुछ एजेंट्स कहते हैं कि जी हम प्रोसेसिंग फीस लेते हैं 50 लाख रुपए, हम आपसे 50,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लेंगे। कुछ कहते हैं 10,000 लेंगे, कुछ कहते हैं 20,000 रुपये लेंगे। अब एजेंट को कमीशन भी आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, शायद 5%, 7%, 10% होता है कि इस यूनिवर्सिटी की इसने 15 लाख फीस पे करी है तो उसको 1.5 लाख रुपए कमीशन आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। बट कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि जो प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं, वो भी सही है। अगर मान लीजिए आपने हमसे वीज़ा का, आपने स्टडी का प्रोसेस करवा रहे हो, तो शायद हम कुछ अमाउंट होल्ड करेंगे, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर वेरी क्लेवर। वो हमसे सारी नॉलेज ले लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, हमसे लेके वो किसी सेकंड पर्सन के पास चले जाते हैं। दैट इज नॉट द राइट। अगर मैं इस बंदे का सारा प्रोसेस कर रहा हूं, मैंने इसको ऑफर लेटर तक लेके दे दिया। अब यूके में ऑफर लेटर लेते हो तो दैट इज, उसका कोई पैसा नहीं लगता, जीरो है। मुझसे ऑफर लेटर लेके वो किसी और बंदे के पास चला गया, जी मेरी फाइल कर दो, दैट इज नॉट राइट। तो एजेंट अगर आप अच्छा पकड़ते हो तो उसकी कुछ लिमिटेड फीस है, अमाउंट है प्रोसेसिंग की, तो देन आप उसको पे कर सकते हो। अगर कुछ नहीं लेते हैं तो देन डिफरेंट पार्ट। फिर वो आपका प्रोसेस फाइल करेगा। सबसे पहले आता है कैश लेटर। कैश लेटर आ गया, यूनिवर्सिटी ने आपको कैश लेटर दे लिया। अब कैश लेटर बिफोर, कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, कुछ आफ्टर कैश लेटर इंटरव्यू लेते हैं। कैश लेटर मतलब मैं समझा नहीं। एक लेटर होता है कि उसमें आपको 1 साल का वीजा दिया जाएगा। अच्छा, कि आपकी स्टडी इतने से लेके इतने टाइम तक है, ये आपके कोर्स का नाम है, ये आपका इंटेक है, उसमें वो सारा डिफाइन होगा। ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, ये ईमेल है, आपको अगर कुछ पूछना है तो हम इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तब मिलता है, कुछ का बिफोर इंटरव्यू मिल जाता है, कुछ का आफ्टर इंटरव्यू मिल जाता है। मेरा आफ्टर इंटरव्यू कैश लेटर आ गया था आफ्टर 48 आवर्स। इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ने लिया था मेरे से ऑनलाइन। दे जस्ट वांना नो कि आई एम जेन्युइन और नॉट। तो मेरे को, मैंने रिसर्च की थी इंटरव्यू की, सारी की सारे मैंने क्वेश्चंस अपने पुट ऑन कर रखे थे कि भाई मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ये मैंने कोर्स क्यों चूज़ किया, ये मैंने सिटी क्यों चूज़ की है, फीस कितनी है, इसका कैंपस का क्या नाम है, कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। आपने रिसर्च कर ली थी? सारी रिसर्च कर यूट्यूब से करी? यूट्यूब से करी थी मैंने, कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से की थी, वो सारा का सारा मैंने रिसर्च करके, मेरा 12 मिनट में उसने इंटरव्यू डन कर दिया था। होता 30 मिनट का, उसको लगा कि ही इज जेन्युइन, तो डन कर दिया कि यू हैव पास योर इंटरव्यू। कुछ आफ्टर 24 आवर्स बताते हैं, उसके बाद में आपके पास में कैश लेटर आ जाता है। कैश आने के बाद में देन यू हैव टू पे योर फीस, जितनी फीस होती है फीस आपने पे कर दी। यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस जो एजेंट क्या करते हैं, जी आप हमारे अकाउंट में डाल दो, आप हम उसके में डाल देंगे। यू डोंट नीड टू डू दैट, आपको वो नहीं करना है। क्योंकि क्या करते हैं, अगर आपकी 12 लाख फीस है तो एजेंट 15 लाख देगा और 12 लाख की आपको फेक पे स्लिप बना के दे देगा। आपने जो यूनिवर्सिटी की ईयरली जो आपकी 1 साल की फीस है वो आपने एक टाइम में पे कर, मैंने सिंगल पे कर दी थी। बट कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बोलती है कि आप EMI के बेस पे पे कर सकते हैं, आप 30% आप पे करके चले जाओ। मैंने पापा से कह दी थी, मैंने कहा पापा ऑप्शन नहीं है, आप सारी पे कर दो, क्योंकि मैं फीस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। पे करी थी लास्ट टाइम? मैंने 12.5 लाख पे करके गया था। एक टाइम में आपने वो पे कर दिया? पे कर दी सिंगल टाइम में, क्योंकि आप पे करते हो ना तो यूनिवर्सिटी को लगता है कि जेन्युइन बंदा है, और यूनिवर्सिटी उसको कुछ स्कॉलरशिप दे देती है कि अगर आप पे करते हो सारी देन 12.5 लाख, अगर पे नहीं करते हो इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो देन 14 लाख है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज बी दे आर वेरी स्मार्ट।
तो आपने उसके सिंगल टाइम मैंने फीस पे कर दी, मेरा कास्ट लेटर आ गया। उसके बाद में मेरी होती है बायोमेट्रिक्स। वो दिल्ली होती है अपना, जो इनका यूके की एम्बेसी होती है, वहाँ पे मैंने बायोमेट्रिक्स करके आया। बायोमेट्रिक्स करने के बायोमेट्रिक्स एग्जैक्टली थोड़ा बताओगे इसमें क्या हुआ है? इसमें ये होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए हैं ना, उनको दिखाए हैं, वो वहाँ पे जाके वो खुद वहाँ के जो कंसल्टेशन बैठे हैं एम्बेसीज के होते हैं, वो स्कैन करते हैं, खुद से चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन वेरीफाई करते हैं कि नहीं। उसके बाद आपके फिंगर वेरीफाई होंगे। वो फिंगर आपके एयरपोर्ट पे भी काम आते हैं, वो फिंगर आपके यूनिवर्सिटीज में भी काम आते हैं कि ही इज द सेम पर्सन जो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स करके आया है, कि बंदा रिप्लेस तो नहीं हो गया बीच में। तो वो बायोमेट्रिक्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर वेरीफाई हो जाएगा, वो आपका पासपोर्ट वहाँ पे रख लेंगे। अब उसमें अगर आपको ईमेल आ गया कि हम आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर रहे हैं, इट मीन्स आपका वीज़ा आ गया। दिस इज द वे आप जानने के लिए आपका वीज़ा आ गया। पासपोर्ट कौन डिस्पैच करेंगे अपने? ये इंडिया एम्बेसी वाले डिस्पैच करते हैं, वो भेजते हैं यूके में, यूके से स्टंप होके वो यहीं के पास आता है, फिर ये हमारे पास में डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, अगर ये डाल देते कि योर एप्लीकेशन इज अनसक्सेसफुल, देन आपका रिजेक्शन आ गया, देन आपका वीजा पासपोर्ट आपके पास में आ जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। और आपकी फीस भी रिवर्ट हो जाएगी। फीस रिफंड हो जाएगी। उसमें आपकी जो वीज़ा की फीस होती है वो रिफंडेबल नहीं होती है। अब वीज़ा की फीस कैसे काम करती है? 3 तरीके से होती है। एक प्रायोरिटी, एक सुपर प्रायोरिटी, एक नॉर्मल होती है। नॉर्मल आई थिंक सो 33,000 है, एक प्रायोरिटी होती है वो 50,000 है, और जो सुपर प्रायोरिटी वो 1 लाख होती है। मैंने बेसिक डाली थी 33,000। मतलब क्या डिफरेंस है इसमें यह है कि अगर आप डालते हो बेसिक तो शायद आपका 28 डेज के अंदर आता है, प्रायोरिटी डालते हो तो आपका 2 वीक्स के अंदर आता है, सुपर प्रायोरिटी डालते हो तो आपका 48 आवर्स के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, बिकॉज दे मेकिंग मनी। उसके बाद आपने क्या करना पड़ा नेक्स्ट स्टेप टू गो उसके बाद कुछ नहीं, मैंने टिकट बुक की। टिकट बुक मैंने फैमिली को बता दिया था कि ऐसा ऐसा वीज़ा आ गया। फैमिली थोड़े, आपको पता है, एक्साइटमेंट भी थे, बट दे हैव टीयर्स इन देयर आइज की थोड़े ये भी थे कि भी बेटा चला जाएगा। मैंने पैकिंग वैकिंग स्टार्ट कर दी, एक लिस्ट बनाई पैकिंग की, क्या क्या चाहिए भाई सब। उसके खातर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी। यूट्यूब पे वीडियोस देखी मैंने, जो शायद आज लोग मेरी भी देखते हैं कि आपको क्या क्या पैक करके जाना चाहिए, वो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। तो वो सारा प्रोसेस मैंने किया, पैकिंग वैकिंग डन की। टिकट आपकी कितने में बन गई? टिकट मैंने उस टाइम पे थोड़ा ऑफ सीजन था, तो मेरे को 38,000 में मेरे को टिकट मिल गई थी, बट मेरा ले ओवर था अबू धाबी में 6 आवर्स का। तो वो ले ओवर मतलब स्टॉप था मेरा 6 आवर्स का वहाँ पे अबू धाबी के अंदर, और वो मैंने टिकट वगैरह करवा ली थी। आफ्टर 2 वीक्स की मैंने सारी शॉपिंग वगैरह सब डन कर दी थी। दोस्त को बोल दिया था, अरेंजमेंट कर दिया, उसने मेरा सारा अकोमोडेशन खुद अपने पास, उसने कहा तो हमारे पास रह जाइए थोड़े टाइम के लिए। तो टिकट वगैरह बुक करके आ गया था। आगे का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे दोस्त मिले थे, वो सारा। इब आपने यह चीज़ भी कवर कर दी कि भाई आप न्यू यूके जासको यो प्रोसेस है सारा। इब इसका हट के अलावा अगर आप बात करा, अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखा रोहित भाई, तो क्या हो रहा है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखे जो स्ट्रगल करने लग रहे हैं वीज़ा लगवाने में, जो वीज़ा ना लगवा पा रहे, और काफ़ी ऐसी स्टोरी सुनी है कि साहब काफ़ी रफ केसेस रहे हैं लोग। अगर आपकी फाइल सही है, आपने अगर देखो बात ये है ना कि भूपेंद्र भाई आप लीगली जाना चाहते हो कि मैंने भाई स्टडी कर लिया, मैंने मेरे पास आइल्स हो गई, तो कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। अब आप सोचते हो कि यार मैं पढ़ाई भी ना करूं, मैं 2 नंबर में यूके भी चला जाऊं, तो कोई सेंस नहीं बनती ना। यूके जाके क्या करोगे आप? 20-20 साल पुराने ऐसे लोग बैठे हैं जो आज तक पक्के नहीं हुए वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट्स। चले तो गए, अब वो किस मुंह से वापस आएंगे? उम्र हो चुकी है उनकी 50-55, तो वो चाहते हैं कि जी हम यहीं इस कंट्री में अपने लास्ट यहीं करके अपना आखिरी सांस हमारी इस कंट्री में ही हो। तो मैं इस चीज़ में कोई समझदारी नहीं मानता कि आप यूके 2 नंबर में जाओ। इवन यूके नॉट यूके, किसी भी कंट्री में 2 नंबर में जाना कोई फायदा नहीं है। डर डर के जिंदगी बिताओगे, कोई आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, कोई बैंक कार्ड्स नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, आपका फैमिली को नहीं बुला सकते, किसी से मिल नहीं सकते, ओपनली आप घूम नहीं सकते। ट्रेन में टिकट चेक कर ली तो वो पूछेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, देन क्या करोगे आप? तो 2 नंबर में रियली हार्ड। आपको ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं बनवा सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते वहाँ पे। बस में जाओगे, जहाँ जाओगे यू हैव टू पे सारा का सारा। और भाई जो डंकी वाले लोग रहे यार, मतलब देखा है उनकी काफी बैड स्टोरीज को नहीं लोग। बैड स्टोरीज हैं, बैड स्टोरी बताते नहीं है। अगर किसी का बेटा मर गया तो वो ये थोड़ी बताएगा कि मेरा बेटा यहाँ मर गया डंकी के अंदर। लेकिन मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं यूएस में जाते हो ना तो एसाइलम लग जाती है वहाँ पे। उसमें 2 केस होते हैं एसाइलम। ऑस्ट्रेलिया में अपने खास कर जाया करो, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, एसाइलम लग जाती है वहाँ सारी की सारी। लक बहुत मैटर करता है भूपेंद्र भाई डंकी के केस में। लक बहुत बड़ी चीज़ है डंकी के केस में। अगर आपका लक अच्छा हुआ, आप वहाँ पहुँच जाते हो, वहाँ पहुँच के अगर आपने जेल भुगत ली और आप केस जीत जाते हो, देन यू कैन स्टे इन दैट कंट्री। अगर केस नहीं जीतते हो तो मैंने ऐसे भी बहुत सारे केस देखे। अभी यूएस ने लास्ट में 1100 ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया है जो केस नहीं जीत पाए।
एक एक किला बेच के गए थे लोग, सारे के सारे कर्जा उठा के गए थे, डिपोर्ट कर दी थी, उनका क्या जाता है। यूएस में तो 10-10 साल में भी लोग वहाँ के पीआर ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है यूएस कंट्रीज में आजकल, बहुत हार्ड हो रखा है। इवन कनाडा में 3-4 साल में आप लीगली स्टे कर लो, आपको 4 साल में शायद मिल जाता है। कनाडा में सबसे जल्दी पीआर कनाडा में सबसे जल्दी है, और कनाडा में आपकी फैमिली भी पीआर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी तो थोड़ा बहुत हार्ड है। बट अभी कनाडा का सीन ही सा है ना कि जीडीपी उड़े की डगमगा रही है, तो लोग एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है कनाडा के अंदर इस टाइम पे, बहुत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने तो इवन ये तक देखी है कि लोग जो टेंट होते हैं ना, टेंट खरीद के उनमें रहते हैं, इतने हर्ष वेदर के अंदर वहाँ पे ऐसी लाइफ हो चुकी है कनाडा की। यूके इज़ बेटर, मैंने जितना देखा है ना, आप टैक्स पे करते हो ठीक है, बट डंकी ने लेकर मैं किसी स्पेसिफिक हिस्सा बंदा से बात करूंगा कि जो जिसने जिनकी डंकी लगाई हो। हाँ डंकी में ना पता है क्या बात है, आप अपनी लाइफ को 100% रिस्क में डाल के ले चलते हो। पनामा के जंगल्स हो गए, उसके बाद में डू और डाई केस रहे भाई, डू और डाई है। डू एंड डाई है, बट उसमें ये है ना कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। शायद 100 में से कोई 2 लोग ऐसे हैं, जो 4 लोग ऐसे हैं जो डंकी लगा के पहुंच जाते होंगे, बाकी मोस्टली तो नहीं पहुंच पाते किसी भी हालात में। और लास्ट में एंड ऑफ द मोमेंट उनकी फैमिली क्राई, दे जस्ट, उनके पास में रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। वो ये है ना कि सिर्फ एक जिद होती है, जिस जिद के सामने परिवार को झुकना पड़ता है। किस्मत हुई तो पहुंच गई, किस्मत ना हुई तो अपना। पर मैं ये प्रेफर करता हूँ कि डंकी के बजाय अगर आप एक अपनी पासपोर्ट हिस्ट्री क्रिएट कर लेते हो ना, आप यूरोप घूम लो, सिंगापुर घूम लो, अपना एशिया की कुछ कंट्रीज घूम लो, देन आप यूएस चले जाओ। वो भी तो डंकी हो गया, वहाँ पे टूरिस्ट पे गए हैं, तो देन आप उसके बाद अपने पेपर छोड़ दो, एसाइलम डाल दो, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो डंकी। ओह ये भी तो डंकी है, सेफ डंकी। सेफ डंकी है। उसमें आप एसाइलम डालोगे, आप माइट भी केस भी जीत जाओ। असाइलम डालोगे के मतलब भाई मैं समझना भाई, एसाइलम केस होता है एक। मतलब हाँ। एसाइलम ये होता है कि अगर मेरे एक दोस्त ने एसाइलम डाल रखी है वहाँ पे, वो दिखाते हैं कि मेरे को खतरा है इंडिया से। मेरे दोस्त ने एसाइलम डाली कि मैं इंडिया गया था, मेरे को मारने की कोशिश की गई है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और वो उसको प्रूफ कर देते हैं। पुलिस को एफआईआर दिखा देंगे कि अगर वापस गया तो मेरे को जान से मार देंगे, मेरे लिए यूके सेफ है, यूएस सेफ है, तो मैं यहाँ रहना का चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड एसाइलम। कितने लंबे चाल जाए केस इन? डिपेंड करता है, अगर आप जज अच्छा हो तो आप शायद पहले केस में जीत जाओ। फिर उसके बाद में एसाइलम का टाइम देते हैं 2 साल 3 साल। फिर उनको लगता है कि एंड ऑफ द मोमेंट वो आपको पीआर दे देंगे कि अच्छा, जब उन्हें लग गया कि इसके कि ये बंदा यहाँ पे है, एसाइलम थे, इसने रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन किया, इसने कोई क्राइम नहीं किया, इसने कोई ऑफेंस नहीं किया, तो देन वो उसको पीआर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेफ तरीका आपने क्या बताया एक बार फिर तो बताइए डंकी वाला डंकी का सेफ तरीका कि आप कुछ खैर मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब यो आप अपनी पासपोर्ट हिस्ट्री क्रिएट कर लो, यो पे एंडोर्स नहीं कर रहे, जस्ट एक कि आप टूरिस्ट बन जाओ। अब व्लॉगर क्या है, जो अपने इतने सारे व्लॉगर हैं वो कंट्रीज घूमते हैं। मैं पहले चला गया सिंगापुर, थाईलैंड चला गया, टूरिस्ट इंडोनेशिया। वीजा मिलना इजी है ना? तब इजी है जब आपने अपनी एक अच्छी पासपोर्ट हिस्ट्री क्रिएट कर ली है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा कि आपने कुछ एशिया की कंट्री क्रिएट कर ली, फिर आप शेंगन वीज़ा लगवा लो। जैसे यूरोप, उसमें आप 22+ कंट्रीज कवर कर सकते हो। यूरोप की इतनी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, जैसे आपका हो गया ये है पेरिस है, अपना स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, ये ऐसी मेटी मोटी कंट्री कवर कर लो। फिर आप स्विट्जरलैंड से डलवा लो यूके का, यूके चले गए, यूके आपने स्टे किया, यूके से डलवा लो कनाडा यूएसए का, किसी का बाप नहीं रोक सकता। 100% मिलेगा। बंदा टूरिस्ट है, घूम रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, इसके पास अच्छा खासा फंड है इसके अकाउंट में, कनाडा और यूएस का आपको 10 साल का मिल जाएगा टूरिस्ट वीज़ा। देन आप जाके टूरिस्ट पे रह लो, 10 साल का वीज़ा है। 10 साल रहो? 10 साल का। अब मैं अगर मैं टूरिस्ट डालता हूँ ना वहाँ पे, तो मेरे को 10 साल का मिलता है कनाडा का, ये यूएस का 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। मल्टीपल एंट्रीज है, कितने टाइम जाओ कितने टाइम आओ। और टूरिस्ट पे जाके आप लीगली तो काम नहीं कर सकते, इलीगली आप किसी भी शॉप पे काम करते रहो, किसी को क्या पता। दिस इज द सेफ वे। ठीक है। बट मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, थोड़ी बहुत इंप्रूव कर लो, बेसिक आप अपना दिस दैट करना सीख जाओ, ग्रामर सीख जाओ, कंट्री एक्सप्लोर कर लो, अपने अंदर का जो डर है ना वो निकालो, एंड देन आप कंट्रीज में जाओ, घूमो फिरो। पर पैसा होना चाहिए उसके लिए, पैसा के बिना कुछ भी नहीं है। तो रिसेंटली आपकी शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच भाई। तो आपने बताओ कि आपकी जो पार्टनर है उन तक आप यूके में मिले थे या इंडिया में मिले थे, उसकी थोड़ी स्टोरी बताओ। वो स्टोरी यार कुछ ऐसी है कि मैं मिला यूके में था, बट वो फैमिलीज है ना जो हमारी, वो नोन है एक दूसरे की। और खैर ये सबसे बेस्ट होता है कि जब आप अब्रोड चले जाओ ना, जब आपको लगे कि अब थोड़ा बहुत सेटल हो गए, तो देन शादीज़ा आप जो सबसे बेस्ट होती है आप वो कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं, क्योंकि जो मेरे फादर साहब के फ्रेंड हैं उनकी बेटी भी अब्रोड में थी लंदन में, और मैं भी वहीं रहा करता। देन हम एक दूसरे से मिले, शुरुआत हुई, बातचीत हुई, तो देन हम एक शादी तक पहुँच गए थे कि भाई हाँ नाउ वी हैव टू डू मैरिज। क्योंकि एक टाइम पे आके ऐसा हो जाता है कि जब आप अलोन होते हो ना, तो देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट आपको
ये लगता है कि अब आपको परिवार स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और जब आप अपने पार्टनर के साथ हो जाते हो तो तब आप 1 और 1 11 बन जाते हो। समटाइम उसके अप एंड डाउन्स में आप उसके साथ होते हो, वो मेरे अप एंड डाउन्स मेरे साथ होती है, वो मुझे पुश करती है, मैं उनको पुश करता हूँ। मुझे कुछ भी अगर स्टार्टअप करना है, मुझे कोई एडवाइस चाहिए तो मैं उनसे पूछता हूँ। उनके फादर साहब ही इज़ रियली वेल एजुकेटेड, 15 साल जर्मनी में थे, मैं उनसे सलाह लेता हूँ। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं अगर आप उस शादी को सही अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से, लॉयल तरीके से आप उसको चला रहे हो तो। अदरवाइज अगर शादी क्या होती है कि 2 लोगों का मिलना जुलना होता है, 2 अलग सोच के इंसान मिलते हैं। अब सम टाइम आपको ऐसा भी लगता है कि ये क्या हो गया, सम टाइम ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है, बट आप यूज टू हो जाते हो एक दूसरे के साथ रहना आप पसंद करते हो, आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है। सम टाइम उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है, सम टाइम आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो शादी ऐसे चल जाती है। एंड देन वो जब मेरे साथ हुई तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए, एंड देन वी हैव स्टार्टेड अ लॉट ऑफ थिंग। उनके खुद अलग बिजनेस प्लान्स हैं, उनके भी खुद से, मेरे खुद बिजनेस प्लान्स हैं, तो मैं उनको। यूके में वो भी जॉब कर रही हैं? वो भी जॉब कर रहे हैं, यूके में है, वो भी एक डिफरेंट सेक्टर में, वो हेल्थ सेक्टर में है, और मेरा सेक्टर आपको मैंने बताया था कि आई वर्क एज ए रेवेन्यू प्रोडक्शन इंस्पेक्टर। तो हम दोनों साथ में हैं, दैट्स वाई वी आर लिविंग इन द लंदन। अदरवाइज मेरे लिए अकेले के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था सर्वाइव करना। और शादी के बाद तो पार्टनर एक ऐसा इंसान होता है कि भाई वो कभी भी आपकी बुराई नहीं चाहेगा, वो आपको ये चाहेगा कि मेरा पति है ना या मेरी पत्नी है वो तरक्की करे, वो तरक्की करेगा तो दोनों ही खुश रह पाएंगे। और अब हम दोनों की जो इनकम है उससे हमारा घर चलता है, वो मुझे सपोर्ट करती हैं इन वे ऑफ अगर हमें कुछ लेने जाना है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियली भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें हमने कभी ऐसा नहीं सोचता कि भाई रोहित ज़्यादा कमा रहा है या प्रियंका ज़्यादा कमाती है, या उसका पैसा उधर हो जाना चाहिए, उसका पैसा इधर हो जाना चाहिए। हमारा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है हमारे लिए प्रॉपर एक दूसरे के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, कोई फेकनेस नहीं होता। बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बताया सबसे पहले कि प्रियंका मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत खुश था, उनका परिवार खुश था, मेरा परिवार खुश था। तो पार्टनर तो भाई एक अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तो देना बहुत बहुत एकदम से बहुत पॉपअपली ग्रो कर पाओगे आप। थैंक यू रोहित भाई, आपने टाइम निकाला। आप जो है यूके तड़ा रहे हो, ऑब्वियसली आपने टाइम जो है फैमिली से ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन ऑडियंस ने काफ़ी कुछ समझ आया हुआ इस चीज़ ने लेके। लाइफ कैसी उड़े की कंपेयर करा तो इंडिया के मुकाबले के उड़े के प्रोसेस है, कैसी स्टडी है, मैंने भी काफ़ी नॉलेज गेन हुई कि मेरा इरादा बदल जाए इन फ्यूचर। आपका इरादा बदले तो भाई मैं रेडी हूँ, एनी टाइम आपका मैं प्रोसेस करूँगा। थैंक यू सो मच रोहित भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। भूपेंद्र भाई बहुत अच्छा लगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था, काफ़ी मज़ा आया मेरे को कि बात करके आपसे। काफ़ी कुछ मैंने भी कवर अप किया, आप जो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब्रॉड देखो जो ड्रीम है ना, अगर मैं सिर्फ एक सलाह दूंगा आज के टाइम पे कि अगर आपको सीखना है ज़िंदगी में 2 स्टेप आगे जाना है तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट वहाँ का एक्सपीरियंस लेके आओ, ताकि आपकी यहाँ आने के बाद आपकी सोच बदल जाए कि आप रिस्पेक्ट करोगे, टाइम की रिस्पेक्ट करोगे, मनी की। अगर आप अमीर से अमीर लोग भी हैं ना तो आप पैसा सेव करने सीख जाओगे। आप टाइम को ऐसे कैलकुलेट करोगे कि यार मैं 8 घंटे मैंने यहाँ लगाए तो बाकी के घंटे कैसे करूँगा। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, आप मनी मैनेजमेंट सीख जाओगे, आप बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाओगे। बाकी डरने की, घबराने की नीड नहीं है कि मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, मेरा भी कोई नहीं था, मैं भी गया हूँ, मैंने भी अपना खुद का एक जोन क्रिएट किया, मैंने भी लिंक्स क्रिएट करे। बट हाँ, आपको यू हैव टू बी कि पोलाइट और थोड़ा सा लोगों से आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, देन आप एक अच्छा बिल्ड आप अपना जो खुद का लैंड है वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं, लाइफ बहुत शॉर्ट है, आप इसको जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय करो। थैंक यू सो मच रोहित भाई, बहुत बढ़िया लगा। राम राम। बिल्कुल रूपेंद्र भाई, राम राम भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड धन्यवाद।